हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे हो और अपनी सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों से चल रही होगी। गाइस, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पेपर नंबर 7 और मॉड्यूल का सेकंड मॉड्यूल है ये। यहाँ पे हम लोग ईबीसीएल पढ़ रहे हैं। यस, ईबीसीएल जिसमें 2022 लॉज है, मतलब 22 लॉज है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया और वो अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल है। अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल है गाइस, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही, तो आपको सब कुछ देखना है। सब कुछ देखोगे तो सारी तैयारी अच्छे से होगी। गाइस, जितनी बार आप लोग वीडियोस देखते हो और अलग अलग लोगों के वीडियोस देखते हो तो आप लोगों के लिए वो ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हर कोई अलग तरीके से नॉलेज देता है। तो जब मल्टीपल नॉलेज मिलती है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि बहुत अच्छे से समझ में हमें आने लगता है। और हर वीडियोस को 1 से 2 बार अगर आप लोग देखते हो तो आपको फ़ायदा हो जाता है। एक बात याद रखना, किसी भी टीचर की वीडियो देखो, किसी भी टीचर की वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि कोई भी इंसान अगर पढ़ा लिखा आपको नॉलेज दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा, आपसे लेके नहीं जाएगा। मतलब आपको हर वीडियो में से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता ही है। लेकिन ऐसा मत किया करो कि कुछ वीडियोस स्टार्टिंग में देख ली फिर लास्ट में देख ली, वो मत किया करो। भले ही टाइम लग जाए, आप लोग स्पीड को बढ़ा दिया करो, जैसे 1 से 1.25 कर दिया करो, वो चलता है। लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखा करो। गाइस, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, जिसको हमने टोपा बोला है। ठीक है, आज मेरे थोड़े सा गले में दर्द है तो थोड़ा सा चलेगा, मतलब वॉइस में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग टोपा पढ़ रहे थे, टोपा एक्ट 1882, उसका पार्ट 2 पढ़ रहे थे हम लोग। पार्ट 1 हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने कुछ बेसिक सीखा था उसमें। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोगों ने कल क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे पहला वर्ड होता है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर क्या होता है वो हमने 5 चीजें देखी थी, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज और मॉर्गेज। ठीक है, ये सब देखी थी। फिर हमने प्रॉपर्टी देखी थी। प्रॉपर्टी मूवेबल भी होती है और इमूवेबल भी होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ जाती है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी टोपा में आती है। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रांसफर होगा वो लिविंग पर्सन्स के बीच में होना चाहिए, नॉन लिविंग पर्सन्स के लिए नहीं होना चाहिए। अंडर विल नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाप मरते मरते अपने बेटे को या बेटी को कुछ दे के जाता है तो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जाता है, वो यहाँ नहीं आता। उसके बाद हमने देखा था कि लिविंग पर्सन में कंपनीज वगैरह ये सब कुछ कवर्ड किया गया। कंपनी हो गया, एओपी हो गया, बीओआरडी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, ये सब कुछ लिया है। उसके बाद हमने देखा था कि कंपनी ने अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे तो टोपा से कवर्ड नहीं होगा, वो कंपनीज एक्ट से ही कवर्ड होगा। टोपा का स्कोप बड़ा ही लिमिटेड है। गाइस, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था और आई थिंक आप लोग वीडियो देख के आओगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी मैंने पहले से रिवाइज करा दिया ताकि रिवीजन करते रहेंगे तो आगे पढ़ने के साथ हम लोग पीछे वाला भी ध्यान रखें। आगे जितना पढ़ोगे उतना भूलते जाओगे, अगर पीछे वाला रिवाइज नहीं करोगे तो पीछे वाला भी साथ साथ में मेरे साथ रिवाइज करते जाना है और जोरों शोरों से हर चीज पढ़नी है, तभी पढ़ना जाएगा। पढ़ाई को ऐसे बर्डन मत लो, यार पढ़ना यार पढ़ना यार पढ़ना, एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है। नहीं, हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को नॉलेज लेनी है और नॉलेज लेनी है तो अपना दिमाग खोल के लेना है। भले ही दिन में 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। चलो फिलहाल हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफर करने के लिए कुछ पर्सन होते हैं, जैसे कि माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। हम लोगों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन कौन चीजें ट्रांसफर कर सकता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो या किसी को गिफ्ट दे रहे हो या मॉर्गेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या लीज पे दे रहे हो, तो कुछ तो फॉर्मेलिटीज होगी, कुछ तो पेपर वर्क होगा। आजकल जबान की तो कोई वैल्यू नहीं है। पहले तो क्या होता था, लोग जबान पे चलते थे कि हाँ इसने ये बात बोल दी, उसने ये बात बोल दी, ठीक है। मतलब उनकी जबान, मतलब वो बोलते हैं ना कि बोली हुई बात पत्थर की लकीर हो जाती है। आजकल तो लोग मुकर जाते हैं। लोग मुकर जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों को पेपर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो फॉर्मेलिटीज देखते हैं। सबसे पहला
कि जो भी पेपर बनेगा प्रॉपर्टी का, आप लोगों ने कभी खुद के घर में भी देखा होगा, और नहीं देखा है तो अपने पापा मम्मी से पूछना कि जब वो लोग कोई प्रॉपर्टी बेचते या खरीदते तो क्या कराते हैं, सिग्नेचर। क्या कराते हैं, सिग्नेचर ऑफ पार्टीज। कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी जब बिकती है तो क्या होता है, सिग्नेचर होते हैं दोनों पार्टीज के, बेचने वाले के भी और खरीदने वाले के भी, सेलर के भी और बायर के भी। उस सिग्नेचर को कोई विटनेस अटेस्ट करता है और ये बोलता है कि ये सिग्नेचर सही है, ठीक है। नेक्स्ट, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, आरटीओ ऑफिस में जाओ और रजिस्टर्ड हो जाएगी। और लास्ट में कुछ होता है नोटिस। तो 4 चीजें होती है, सिग्नेचर, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन और नोटिस, ठीक है। सबसे पहले दोनों पार्टीज जाएगी और साइन कर देगी, फिर क्या करेगा, विटनेस आएगा, उसको अटेस्ट कर देगा कि जो किया है बढ़िया किया है, बड़े ही मजे से किया है, दोनों पार्टीज ने अपनी राजी मंजी से किया है। फिर क्या होगा, वो अटेस्टेशन होगा, आरटीओ वाला उसको अटेस्ट कर देगा। अटेस्टेशन से ये फायदा होता है कि गवर्नमेंट की नज़र में वो प्रॉपर्टी बायर की हो जाती है। अब उस पर सारा राइट किसका हो जाता है, बायर का हो जाता है, ठीक है। और एक नोटिस वाला टॉपिक है, वो हम लोग देखेंगे। तो आगे एक एक को आराम से देखते हैं। सिग्नेचर को एग्जीक्यूशन भी बोला जाता है। देखो, द डॉक्यूमेंट आर सेड टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज साइंड बाय बोथ द पार्टी। प्रॉपर्टी के कोई भी पेपर्स बन जाए, वो पेपर जब तक वैलिड नहीं होते जब तक दोनों पक्ष आपस में साइन नहीं करें। दोनों पक्ष साइन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टी रजिस्टर, मतलब क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट आर सेट टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, वो डॉक्यूमेंट जब ही प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड मान जाएगा व्हेन इट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज। आई थिंक यहां तक सब मजे में चल रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द पार्टीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटेंट, जो एग्जीक्यूशन करेगा उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेंट। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेंट। इफ द पार्टीज आर इलिटरेट, अरे गांव के इंसान है, पढ़े लिखे नहीं है, कैसे करे साइन, तो वो अंगूठा होता है ना, अंगूठा, पुराने दादाजी वगैरह उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो साइन नहीं कर पाते, उनको नहीं आता साइन करना, तो वो अंगूठा होता है ना, अंगूठा का निशान छाप दो। तो इफ द पार्टीज आर इलिटरेट दे विल अफेक्ट देयर थंब इंप्रेशन ऑन द पेपर। आई थिंक यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वापस पार्टीज क्या करेगी, साइन करेगी। साइन को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। और जो पार्टी साइन करती है उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेंट। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेंट। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेंट। और अगर कोई अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या लगाएगा, अपना अंगूठा लगा देगा, ऐसे वो कहते हैं ना, स्टैम्प पे करेगा और वो यूं छाप देगा। Attestation in relation to document signifying the fact of authenticated of the signature of executant of that document। इस डॉक्यूमेंट पे एग्जीक्यूटेंट ने सही तरीके से साइन किए, वो ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ मैंने देखा, बायर और सेलर ने अपनी मर्जी से साइन किया, मैंने देखा साहब जी, मैंने देखा। कभी भी कोई ऑफिसर पूछेगा तो वो बोलेगा हाँ मैंने देखा था कि बायर और सेलर दोनों ही कॉम्पिटेंट थे और दोनों ने अपनी मर्जी से साइन किया था। बायर ने सेलर के गर्दन पे चाकू रख के नहीं साइन करवाया था। वो बोलते हैं ना, कोर्जन होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है ना कि हाँ मैं तेरे को चाकू रख देता हूँ और नहीं तो साइन कर दे प्रॉपर्टी पे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कौन बोलेगा, विटनेस बोलेगा। तो एक बार वापस पढ़ते हैं इसको। Attestation in relation to document signifying the fact of authenticate of a signature of executant of that document by the attestator by putting his own signature, खुद की भी साइन करेगा, in testamentary of the fact of execution, की मतलब हाँ जो हुआ मेरी नज़रों के सामने हुआ और जो हुआ सही हुआ। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले पार्टीज ने साइन किया, वो क्या, एग्जीक्यूशन। अब विटनेस बोल रहा है कि पार्टीज ने जो साइन किया वो सही किया, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, पार्टीज कॉम्पिटेंट है, दैट इज अटेस्टेशन। एग्जाम्पल देखो, अ मॉर्गेज और गिफ्ट डीड रिक्वायर्ड दैट द मॉर्गेज डीड और गिफ्ट डीड मस्ट बी अटेस्टेड। देखो कोई भी प्रॉपर्टी जब आप गिरवी रखवाते हो तो आपको अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, मतलब किसी गवाह को रखवाना पड़ता है, वरना क्या होगा, हो सकता है जो जिसने गिरवी रखी है, आज मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, आज मेरे को अगर 10 लाख की ज़रूरत है और मैंने आप लोगों से मांगे 10 लाख रुपए और अपने घर की प्रॉपर्टी के कागज़ गिरवी रख दिए, कल को मैं ही कंप्लेन कर दूं और बोल दूं
कि मेरे कागज इसने चोरी कर दिए, तो तुम लोग क्या कर लोगे। तो इसीलिए मॉर्गेज डीड पे क्या होगा, अटेस्टेशन कराना जरूरी है, विटनेस लिखवाना जरूरी है। और गिफ्ट को भी, कि आपने ये प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट की है, उसको भी अटेस्टेशन कराना जरूरी है। आगे चलते हैं। All transfer does not require a attestation. A sale or lease deed does not require attestation. कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हो तो उसको अटेस्टेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप लीज पे देते हो, किराए पे देते हो, तो उसको अटेस्टेशन कराने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड की सेल तो क्या होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती, और लीज में प्रॉपर्टी वापस रीट्रांसफर हो जाती है तो उसमें भी इतनी दिक्कत की बात नहीं है। Essentials are required for valid attestation. एक वैलिड अटेस्टेशन क्या होता है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर विटनेस। जब भी कोई प्रॉपर्टी, आज मैंने ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन देखा है, ठीक है, और सेल डीड भी हम लोगों ने बनवाई थी, तो सेल डीड में भी हम लोगों ने विटनेसेस रखवाए थे। तो विटनेसेस साफ साफ लिखा होता है गवाह, ठीक है, और गवाह कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। कम से कम गवाह क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर विटनेसेस, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर विटनेसेस। Each witnesses must see. Witnesses क्या देखते हैं, each witnesses must sign the instrument, ठीक है। हर विटनेस क्या देखता है कि जो पार्टीज है वो उन्होंने सही साइन किए हैं या नहीं किए, वो देखता है तो। और हर विटनेसेस क्या देखता है कि पार्टीज मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक डायग्राम होगा यहाँ पे, हाँ आ गया, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो 2 गवाह होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर विटनेसेस। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कि कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। अब ईच विटनेसेस मस्ट सीन, वो गवाह क्या देखते हैं, तो गवाह क्या देखते हैं, ये देखो, द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफेक्ट्स इज मार्क ऑन द इंस्ट्रूमेंट, की जो भी पार्टीज है डॉक्यूमेंट की, क्या उन्होंने साइन किए हैं या नहीं किए, और साइन नहीं किए तो क्या अंगूठा लगाया है या नहीं लगाया। Some other person sign the instrument in the presence by the direction of executive. कई बार क्या होता है कि पार्टीज खुद नहीं साइन कर पाते तो उनके बिहाफ में उनके एजेंट साइन करते हैं, जिसको पावर ऑफ ऑटोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है, लाइक मान लो कि मेरे पापा के नाम पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, और उन्होंने क्या हुआ, उनको टाइम नहीं मिलता, वो कहीं नहीं जा पाते, तो उन्होंने क्या कर दिया, मुझे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया। अब उनके बिहाफ पे सारे काम मैं कर सकती हूँ, जो भी प्रॉपर्टी बेचनी है वगैरह मैं कर सकती हूँ। तो या तो पार्टीज खुद साइन करेगी, या उनके बिहाफ पे अगर उन्होंने कोई अपना पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट कर रखा है तो वो करेगा। तो सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस और बाय द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट। रिसीव फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट पर्सनल एक्नॉलेजमेंट, मतलब जो विटनेस होता है वो एग्जीक्यूटेंट से पूछता है, हाँ भाई आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही। सेलर से पूछा जाएगा, क्या आपको प्रॉपर्टी जबरदस्ती तो बेचने के लिए नहीं बोला जा रहा, आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो प्रॉपर्टी या जबरदस्ती बेच रहा है। तो रिसीव द एग्जीक्यूटेंट पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए सिग्नेचर मार्क, ये सब कुछ पूछा जाएगा। समझ में आई, भेजे में गई। ईच विटनेसेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, और फिर विटनेसेस खुद भी साइन कर देंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट के काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, और ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बात याद रखना, 2 विटनेस या 2 से ज़्यादा विटनेसेस होते हैं, 2 विटनेस या 2 से ज़्यादा विटनेसेस होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर विटनेस एक टाइम में प्रेजेंट हो सकता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बेची और सामने वाले ने खरीदी, हमको 2 विटनेसेस की जरूरत थी, ईना और मीना। ईना ने आज साइन कर लिया, मीना ने कल कर दिया, चलता है। समझ में आया। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ अटेस्टिंग विटनेसेस शुड बी प्रेजेंट एट अ सेम टाइम। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम टाइम पे विटनेसेस प्रेजेंट हो, वो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ईना ने कर लिया सुबह 5 बजे साइन और मीना ने कर लिया शाम को 4 बजे साइन, ये भी चलता है। गाइस यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए कि एक राज था, उस राज ने अपनी प्रॉपर्टी रोहन को बेची, और दोनों ने क्या करा, साइन कराया विटनेसेस से। 2 विटनेसेस थे, ईना और मीना। ईना ने साइन किया 4 बजे और मीना ने साइन किया शाम के 6 बजे। अब हम बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी अटैच ढंग से नहीं, अटेस्टेशन सही है उसका, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों विटनेसेस सेम टाइम पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जो मैं नोट्स बनाती हूँ या कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ, तो उस पर ध्यान दिया करो, उस पर केस स्टडीज बन के काफ़ी सारी आ सकती है।
अटेस्टेशन कैन नॉट टेक प्लेस बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड। अगर पार्टीज ने साइन नहीं किया तो विटनेसेस साइन करके क्या करेंगे? अगर पार्टीज ने साइन नहीं किया तो विटनेसेस साइन कैसे करेंगे? अगर खाना बना ही नहीं है तो खाना खाने वाले कैसे आ सकते हैं और ये कैसे बता सकते हैं कि खाना अच्छा है? खाना बिना बने आप कैसे बोल सकते हो खाना अच्छा है? तो अगर अटेस्टेशन जब भी होगा जब पार्टीज ने साइन किया। अगर पार्टीज ने साइन नहीं किया तो अटेस्टेशन कैसे होगा? अटेस्टेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आप अटेस्टेटर खुद ये देखता है कि पार्टीज ने साइन किया है या नहीं किया। तो पार्टीज के साइन होने से पहले अटेस्टेशन नहीं हो सकता। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चले आगे। सबसे पहले हमने पढ़ा एग्जीक्यूशन, दूसरा हमने पढ़ा अटेस्टेशन। एग्जीक्यूशन में हमने अटेस्टेशन में हमने ये पढ़ा कि मॉर्गेज और जो गिफ्ट वगैरह होता है इसको अटेस्टेशन कराना कंपलसरी होता है, लेकिन सेल और लीज को कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द अटेस्टिंग विटनेसेस मस्ट पुट हिज सिग्नेचर। देखो अटेस्टिंग जो गवाह होंगे ऑब्वियसली वो अपने सिग्नेचर डालेंगे, तो इसको क्या बोला गया? विथ इंटेंट टू अटेस्ट। ठीक है, उनका मेन इंटेंशन यही होता है कि वो अटेस्टिंग जो होते हैं, जो अटेस्टर होते हैं, जो गवाह वो विटनेसेस होते हैं, वो साइन करते हैं और वो ये बोलते हैं कि हाँ हमने देखा है, विथ इंटेंशन टू अटेस्ट। ठीक है, मतलब वो अटेस्ट करने के लिए ही होते हैं। 10. Where the registrar or identifying witnesses put his signature on the document, he cannot be regarded as attested as it is duly provided sign that it is necessary intention to attest. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दिमाग खोल लेना, ध्यान से सुनना, दिमाग खोल लेना, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी रामू को बेची। मैंने एक सेल डीड बनाई, अपनी प्रॉपर्टी रामू को बेची। ठीक है, और इस पे ना मैंने काफ़ी सारी बार क्वेश्चन भी देखा है इस वाले पे। ठीक है, मैंने एक सेल डीड बनाई और अपनी प्रॉपर्टी रामू को बेची। अब क्या हुआ? रामू ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, सेल डीड बन गई। सेल डीड बन गई और हम लोगों ने सोचा कि उसको अटेस्टेशन कराना ज़रूरी नहीं है, हम लोगों ने उसको अटेस्टेशन नहीं कराया। ठीक है, अब क्या हुआ? रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्ट्री कर दी और रजिस्ट्रार ने अपनी साइन कर दी, वो रजिस्टर्ड हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरी प्रॉपर्टी रामू को नहीं बेचनी चाहिए थी और मैंने क्या किया? कोर्ट में केस कर दिया। मैंने सोचा कि रामू को मैंने प्रॉपर्टी बेच के गलती कर दी और मैंने क्या किया? कोर्ट में केस कर दिया। अब क्या हुआ? जब मैंने कोर्ट में केस किया तो मैंने ये बोला, भाई साहब सुनो, कोर्ट में जज को बोला सुनो जज जी सुनो। क्या हुआ? जज ने बोला क्या हुआ? मैंने बोला मैं ये प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाह रही थी, मैं ये प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाह रही थी। रामू ने क्या किया? जबरदस्ती मेरे कंधे पे क्या करा? मुझे चाकू रखा और बोला कि साइन कर। तो रामू ने बोला कि इस प्रॉपर्टी पे रजिस्ट्रार ने रजिस्टर किया और इसका मतलब उन्होंने चेक किया और इसका मतलब उन्होंने अटेस्ट किया, उन्होंने सब कुछ देख के साइन किया। क्या इसको अटेस्टेशन मानेंगे? क्या रजिस्ट्रार ने जो साइन किया रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी की, क्या वो अटेस्टेशन माना जाएगा? वो अटेस्टेशन नहीं माना जाएगा, वो अटेस्टेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रार ने साइन करके अपनी ड्यूटी निभाई है, रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी पे साइन करके अपनी ड्यूटी निभाई है। रजिस्ट्रार ने ये नहीं सोचा कि उसने ये नहीं देखा कि पार्टीज कॉम्पिटेंट है या नहीं है, या पार्टीज ने कोई कोर्जन नहीं हुआ, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, उसने अपनी ड्यूटी की, उसने उसके पास पेपर आया और उसने साइन करे। तो अगर रजिस्ट्रार या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे उस पेपर पे साइन करता है तो वो अटेस्टेशन नहीं माना जाता। एक बार वापस पढ़ रही हूं मैं, इसको ध्यान से सुनना। द अटेस्टिंग विटनेस मस्ट पुट हिज सिग्नेचर। अटेस्टिंग विटनेस क्या करता है? सिग्नेचर करता है और उसका इंटेंशन होता है विथ इंटेंट टू अटेस्ट। ठीक है, मतलब विटनेसेस इसीलिए साइन करते हैं कि उसका मेन इंटेंशन होता है कि वो प्रॉपर्टी को अटेस्ट कर दे। ठीक है, दस वेयर द रजिस्ट्रार और आइडेंटिफाइंग विटनेसेस पुट हिज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट ही कैन नॉट बी रिगार्डेड। कोई भी रजिस्ट्रार या आइडेंटिफाइंग विटनेसेस अगर अपनी ड्यूटी पे काम कर रहा है, इंटेंशन एंड अटेस्टिंग विटनेस अनलेस इट इज ड्यूली प्रूव बाय सिग्नेचर। अगर आप प्रूफ कर दो कि रजिस्ट्रार ने अटेस्टेशन भी किया था और रजिस्ट्रार ने अपनी ड्यूटी के हिसाब से भी साइन किया था, तो वो अटेस्टेशन माना जा सकता है। मतलब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि रजिस्ट्रार ही हमारा विटनेसेस हो और रजिस्ट्रार ने ही अपनी ड्यूटी के हिसाब से रजिस्ट्री की हो। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाए कि दोनों ही वो था तो ठीक है, वरना नहीं माना जाएगा।
देखो दो चीजें पढ़ ली हम लोगों ने पढ़ ली सबसे पहले एग्जीक्यूशन, उसके बाद हमने पढ़ ली अटेस्टेशन। एग्जीक्यूशन और अटेस्टेशन। अब आता है रजिस्ट्रेशन। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है? मेरे फ्रेंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया, मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट किया, क्या मैं उसकी रजिस्ट्री करा लूं? मेरे फादर ने मुझे क्या क्रिसमस पे गाड़ी गिफ्ट की, क्या मैं उसकी रजिस्ट्री करा लूं? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी होती है? प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। कौन सी? मूवेबल और इमूवेबल। प्रॉपर्टी यहाँ पे दो तरीके की होती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसको रजिस्टर करा सकते हो और चाहो तो मत कराओ। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। लेकिन मूवेबल में क्या होता है? अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो जमीन वगैरह होती है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं पे भी 100 रुपए से कम मिले, तो उसका ऑप्शनल है। लेकिन ये एक्ट बहुत पुराना है इसलिए उस हिसाब से बना है। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज़्यादा है, 100 या उससे ज़्यादा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, ये रह गया था इसलिए अलग से बुलाया इसको भाई कंपलसरी। तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है तो क्या होगा? उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। जैसे ही वो 100 रुपए या उससे ऊपर हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। मेरे हिसाब से तो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, क्योंकि कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी जो कि 100 रुपए से कम होगी। ठीक है, तो वापस बता देती हूँ, प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, मूवेबल या इमूवेबल। मूवेबल का ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लेकिन इमूवेबल में दो हो गई। वैल्यू अगर की 100 रुपए से कम है या वैल्यू उसकी 100 या उससे ज़्यादा है। 100 रुपए से कम है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, और अगर 100 रुपए से ज़्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 100 या उससे ज़्यादा है तो कंपलसरी है। ठीक है, एक्ट बहुत पुराना है इसीलिए 100 रुपए की वैल्यू ली है। ठीक है, इसमें चेंजेस आना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आए। आ जाओ आगे। द एडवांटेज ऑफ रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट इज दैट द पर्सन हु डील द प्रॉपर्टी, जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, would be bound by the right and that are credited in earlier registration document। मतलब अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो प्रॉपर्टी जिसकी भी पहले थी उसके सारे राइट खत्म हो जाएंगे, और सारे राइट किसको मिल जाएंगे? मुझे मिल जाएंगे। द एडवांटेज ऑफ रजिस्टरिंग इज दैट द पर्सन हु डील्स द प्रॉपर्टी, जिसने प्रॉपर्टी की है, वुड बी बाउंड बाय द राइट दैट इज क्रेडिटेड इन अर्लियर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सारे राइट्स किसको मिल जाएंगे? नए पर्सन को मिल जाएंगे। अब आता है नोटिस। नोटिस होता है दो तरीके का। कौन सा? एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नोटिस क्या होता है? एक्चुअल नोटिस होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। ध्यान से सुनना। क्या हुआ? मैं ना बड़े मजे से घूम रही थी। और कब घूम रही थी? लॉकडाउन में घूम रही थी। सैटरडे संडे यहाँ पे लॉकडाउन था और मैं मजे से घूम रही थी। क्या हुआ? सामने से आया पुलिस वाला। बोला मैडम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ये इंडिया है, इंडिया में क्या होता है? राइट टू मूव है ना, मतलब लिबर्टी है, आप कहीं पे भी जा सकते हो। मेरे पास बहुत ज़्यादा आज़ादी है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मेरा मन कर रहा था, मेरा मन घर में नहीं लग रहा था, मैं बड़ा परेशान हो रही थी और मैं कहाँ गई? घूमने, गार्डन की तरफ निकल रही हूँ। पुलिस वाले ने बोला रुको मैडम रुको, यहाँ पे क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आपके ऊपर लग जाएगी पेनल्टी। पुलिस वाले ने मेरे पे 1000 रुपये की पेनल्टी ठोक दी। मैंने बोला भाई साहब रुको, मुझे तो पता ही नहीं था लॉकडाउन चल रहा है। तो क्या पुलिस वाला ये सुन के मेरे पे पेनल्टी ठोकना बंद कर देगा क्या? मेरे पे पेनल्टी छोड़ देगा क्या? वो कहेगा ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता क्यों नहीं था? हम तो यही मानेंगे डीम कि तुम्हें पता था और तुमने जानबूझ के रूल्स तोड़े। इसीलिए क्या होगा? तुम पे पेनल्टी लग जाएगी। तो ऐसे ही नोटिस होता है जब पार्टीज को पता होता है, जब पार्टीज को हर चीज के बारे में पता होता है, और अगर कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो वो होता है एक्चुअल नोटिस। व्हेन पार्टीज नोन अबाउट द फैक्ट, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर पार्टीज को कोई चीज के बारे में पता है और गवर्नमेंट उसको नोटिस भेज रही है तो वो होता है एक्चुअल नोटिस। लेकिन अगर पार्टीज को पता नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद गवर्नमेंट अगर उसको नोटिस भेज रही है तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पार्टी इज नॉट नोन अबाउट द फैक्ट।
ठीक है, आपने रेलवे के साइड जाके अपना मकान बना दिया, आप बोलते मुझे पता ही नहीं है रेलवे था, गवर्नमेंट का नोटिस आ गया तुड़वा दो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, सड़क के मतलब सड़क का भी हिस्सा मकान में ले लेते हैं, फिर वो बोलते हैं हमको पता ही नहीं था, तो गवर्नमेंट बोलती है हम तो ये मानेंगे डीम्ड आपको पता है, और उस तरफ जब गवर्नमेंट तोड़ने के लिए आपको नोटिस भेजेगी तो वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा, चाहे आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, गवर्नमेंट उसको तोड़ेगी तोड़ेगी। तो नोटिस दो तरीके का होता है, एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जब पार्टीज को फैक्ट के बारे में पता होता है दैट इज एक्चुअल नोटिस, और जब पार्टीज को नहीं पता होता तो गवर्नमेंट यही बोलती है कि हम तो यही मानेंगे डीम्ड आपको पता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज के रिलेटेड क्या 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 होता है, फॉर्मेलिटीज होती है। तो सबसे पहले हमने देखा एग्जीक्यूशन होता है, मतलब दोनों पार्टी साइन करती है और दोनों पार्टीज को एग्जीक्यूटेंट कहा जाता है। उसके बाद पार्टीज क्या करती है, उसको अटेस्ट करवाती है दो विटनेसेस से कम दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। इसमें हमने देखा कि मॉर्गेज और गिफ्ट डीड को अटेस्टेशन कराना कंपलसरी है। उसके बाद देखा हम लोगों ने सेल या फिर सेल या लीज डीड को अटेस्टेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखा हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन में हमने देखा कि प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से कम है तो ऑप्शनल है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 या उससे ज़्यादा है तो कंपलसरी। देन हम लोगों ने देखा नोटिस दो तरीके का होता है, एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल में हमने देखा कि पार्टीज को हर बारे में पता होता है, मतलब पार्टीज नोन अबाउट द फैक्ट, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव में हमने देखा कि पार्टीज नॉट नोन अबाउट द फैक्ट। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आप लोग को सब कुछ बड़े मजे से ही समझ में आ रहा। और अगर सब कुछ मजे से समझ में आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नोटिस में भी ये लैंग्वेज दी हुई है और कुछ नहीं है। एक्चुअल नोटिस, इफ द पर्सन नोन अबाउट द फैक्ट ही हैज़ अ एक्चुअल नोटिस। अगर इंसान को कोई गवर्नमेंट से नोटिस आता है, उसके बारे में उसको पता होता है तो वो होता है एक्चुअल नोटिस। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस लॉ अज्यूम दैट ही हैज नोन द फैक्ट। गवर्नमेंट बोलती है हम मानते हैं कि आपको पता है, हमको मानते हैं, हम पता है आपको कि लॉकडाउन है, चाहे आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, वेदर ही हैज एक्चुअली नो और नॉट। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर। हर तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, हर तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, चाहे वो जमीन कैसी भी हो वो बेच सकते हैं, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि आप ओनर होने चाहिए या फिर ओनर ने आपको ऑथोराइज कर रखा उसके बेचने के लिए, समझ में आया। तो हर तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि ट्रांसफरेबल नहीं होती, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो ट्रांसफरेबल नहीं होती, वो होता है सेक्शन 6। वैसे मैं बता देती हूँ कि सारी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल होती है, हर तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। एक्सेप्शन कहाँ दिए गए, हमारे 6 में। 6 मतलब घोटाला, ठीक है। कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर पाते, वो देखते हैं। सबसे पहला चांस ऑफ एन हायर अपार्टमेंट, ठीक है। तो वो क्या होती है, स्पेस सक्सेशन बोलते हैं इसको, स्पेस सक्सेशन, ठीक है, वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। नेक्स्ट, राइट ऑफ री एंट्री, ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पे नेम देख लो आप एक बार, यहाँ पे नेम देख लो एक बार अच्छे से, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्पाइस सक्सेशन, फिर री एंट्री, ठीक है, दो तो आर हो गए, फिर ईजमेंट, फिर पर्सनल इंटरेस्ट या फिर रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। आगे देखते हैं। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, mere right to sue and actionable claim, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस सैलरी स्टाइपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेम देख ली, ठीक है। वापस एक बार देख लेते हैं, एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे, एक बार वापस, ठीक है। पहला क्या है, स्पाइस सक्सेशन, क्या है स्पाइस सक्सेशन, दूसरा री एंट्री, तीसरा ईजमेंट और चौथा क्या था, पर्सनल इंटरेस्ट और रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। मेरे साथ बार बार बोलोगे, बार बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। सबसे पहला स्पाइस सक्सेशन, दूसरा क्या पढ़ा, री एंट्री, तीसरा ईजमेंट और चौथा पर्सनल इंटरेस्ट या फिर रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट।
फ्यूचर मेंटेनेंस, ठीक है, और मियर राइट टू स्यू, एक्शनेबल क्लेम, या फिर ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसेस और स्टाइपेंड, ठीक है। और लास्ट है स्टाइपेंड अलाउड टू द मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, सिविल पेंशनर, ठीक है, ये सब जो भी होता है स्टाइपेंड इनको जो मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने नाम देख लिए, हम इसको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले चांस ऑफ हायर अपॉइंटमेंट, ठीक है, और स्पेस सक्सेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। क्या है ये मिस्टर गुप्ता है, ये मिस्टर गुप्ता है, मिस्टर गुप्ता है, बड़े ही अच्छे इंसान है, बड़े ही अच्छे इंसान है। इन्होंने पूरी जिंदगी काम करके निकाली। ये जो मिस्टर गुप्ता है इन्होंने पूरी जिंदगी काम करी, गवर्नमेंट जॉब की, LIC का काम किया। ये मिस्टर गुप्ता बड़े ही शरीफ इंसान थे, शुरू से अच्छे से काम करते थे और अपना काम करके घर आते थे और अपना पैसा जोड़ा। इन्होंने बहुत पैसे जोड़ा और उससे इन्होंने क्या बनाया, एक बड़ा ही प्यारा घर बनाया, एक बड़ा ही प्यारा घर बनाया, बहुत ही प्यारा घर बनाया, और इस घर में वो लोग रहते थे आराम से, ठीक है। मिस्टर गुप्ता बड़े ही अच्छे इंसान थे और इन्होंने एक घर बनाया, यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका एक बेटा था गोली, और ये गोली बड़ा ही नालायक इंसान निकला। ये गोली जो इनका बेटा था ये बड़ा ही नालायक था, सबको गोलियां देता था। इसको आदत थी चरस लेने की। वो ऐसे करते ना, ऐसे करके चरस लेते हैं, वो चरस लेने की आदत थी, गांजा लेने की आदत थी। बगड़ा हुआ लड़का था, मतलब क्लब में जाता था, वहाँ पे सट्टे करता था, ऐसा था ये गोली। मतलब मिस्टर गुप्ता इतने अच्छे इंसान थे बेचारे, इतने शरीफ थे, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे, ठीक है। और ये उनका इकलौता बेटा था गोली, जो कि ऐसा गोली देता था लोगों को, गोली देता था। अब क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता का इकलौता बेटा था और उनको पता था कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मैं गोली को ही दूंगा, ठीक है। गोली को पता चला कि मेरे पापा का मैं इकलौता बेटा हूँ और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे को ही मिलने वाली है, ठीक है। और गोली ने अपनी आदतों को और बढ़ा दिया और चरस घूमने लग गया और गांजा लेने लग गया और ज़्यादा क्लब में जाने लगा। और गोली को पैसों की ज़रूरत पड़ी, गोली को 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी। तो गोली का एक फ्रेंड था टप्पू, टप्पू को बोला गोली ने, देख टप्पू सुन, मैं मेरे पापा का इकलौता बेटा हूँ और मेरे पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे देंगे। क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस हूँ और ये प्रॉपर्टी है 80 लाख की। कितने की? 80 लाख की प्रॉपर्टी है। तू ऐसे कर, मुझे 50 लाख रुपए दे दे और ये प्रॉपर्टी खरीद ले। ये प्रॉपर्टी 80 लाख की है, तू 50 लाख रुपए ले और दे दे मुझे और ये प्रॉपर्टी खरीद ले। क्या गोली इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है? मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, क्या गोली इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है क्या? तो गोली इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टी मिस्टर गुप्ता के नाम पे, मिस्टर गुप्ता के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? गोली की होगी। लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी किसकी है? मिस्टर गुप्ता की है। और मिस्टर गुप्ता की प्रॉपर्टी को गोली बिना मिस्टर गुप्ता की परमिशन के नहीं बेच सकता, ठीक है। मिस्टर गुप्ता की प्रॉपर्टी है और ये फ्यूचर में गोली की होने वाली है। अभी वो गोली की नहीं है, वो फ्यूचर में गोली की होने वाली है, तो अभी से गोली उसको नहीं बेच सकता। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसकी फ्यूचर में वो आपकी होने वाली है, वो अभी आपकी नहीं है, तो आप उसको अभी नहीं बेच सकते, आप उसको फ्यूचर में बेच दो जब आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है स्पाइस सक्सेशन। आ जाओ, इट मीन्स चांस टू हायर अपरेंट, ठीक है। मतलब क्या होगा? ये फ्यूचर में मिलेगी, मतलब अपने कहते हैं ना पूर्वजों से मिलेगी। अ पर्सन कैन ओनली ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, एक इंसान वही प्रॉपर्टी को बेच सकता है ओनली व्हेन ही हैज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और ही हैज़ द अथॉरिटी टू ट्रांसफर। वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की होनी चाहिए और उसके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए ट्रांसफर की। अ पर्सन कैन ओनली ट्रांसफर द प्रॉपर्टी व्हेन ही हैज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए और उसके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए। ट्रांसफर बाय द पर्सन
पर्सन हु हैज़ द होप और एक्सपेक्टेंसी दैट ही इज़ द इंटरेस्ट हायर, ठीक है, नियरेस्ट हायर टू द प्रॉपर्टी इज वॉइड, ठीक है, मतलब उसको लग रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी ये मुझे मिलेगी, मतलब उसको लग रहा है, जरूर थोड़ी मिले, हो सकता है मिस्टर गुप्ता को लग रहा है मेरा बेटा बड़ा ही बिगड़ेल है, मेरा बेटा अच्छा नहीं निकला, हो सकता है वो प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दे दे। ये कहाँ लिखा है कि पेरेंट का अगर एक इकलौता बच्चा भी हो तो वो प्रॉपर्टी उसी को देंगे? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? भेजे में जा रही है? तो पेरेंट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी, तो ये कहीं भी नहीं लिखा कि मिस्टर गुप्ता अपनी प्रॉपर्टी गोली को ही देंगे, ठीक है। वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ तो मुझे वो प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो मिस्टर गुप्ता ही जाने। No property can be chance on can be transfer only a chance to be legal hire, ठीक है, कि आप अपने पेरेंट के लीगल हायर हो, आप अपने पेरेंट के लीगल हायर हो, आपको पता है कि आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझे? समझे? दिमाग में बैठी ये बात। राइट ऑफ री एंट्री, राइट ऑफ री एंट्री क्या बोलता है? राइट टू री एंटर मीन्स, ठीक है, पहला एक्सेप्शन पढ़ लिया, स्पाइस सक्सेशन, दूसरा देखते हैं राइट टू री एंट्री। राइट टू री एंटर मीन्स राइट टू रीअज्यूम द पोजेशन ऑफ अ लैंड विच हैज बीन गिविंग टू अनदर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक प्रॉपर्टी, पहले इसकी एग्जाम्पल होगा उसका देख लेते हैं। ध्यान से सुनना, राइट टू री एंटर आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये किस में होता है? लीज में होता है। राइट टू री एंटर का मतलब होता है एक इंसान ने दूसरे इंसान को प्रॉपर्टी लीज पे दी, ठीक है, एक इंसान ने दूसरे इंसान को प्रॉपर्टी लीज पे दी। एक बार मैं पहले यहाँ से एग्जांपल से समझाऊंगी आपको इसको, ठीक है, कि ए ने लीज की प्रॉपर्टी बी को, ठीक है। राइट टू री एंटर का मतलब होता है एक इंसान ने प्रॉपर्टी लीज पे दी किसको? बी को, और ए ने कंडीशन एंटर कर दी कि इफ बी सबलेट द लीज लैंड, ठीक है, अगर बी ने ये प्रॉपर्टी किसी और को दे दी तो ए विल हैव अ राइट टू री एंटर द प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ए ने ये कंडीशन लगा दी। अब ये प्रॉपर्टी की कंडीशन कौन लगा सकता है? सिर्फ ए ही लगा सकता है, वो किसी और को नहीं दे सकता। ध्यान से सुनना, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दे रहे हो, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दे रहे हो, किसी को लीज पे दे रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? कंडीशन लगा सकते हो कि आप किसी दूसरे को सबलेट नहीं करोगे। आप अपने लीज, जो आपका टेनेंट होता है, जो आपका किराएदार होता है, आप उसको ये बोल सकते हो कि आप उसको फर्दर लीज नहीं करोगे, फर्दर किसी और को नहीं दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो वो प्रॉपर्टी वापस हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के जो राइट टू री एंटर है, ये जो राइट है वो किसका होता है? सिर्फ ओनर का होता है। आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो ओनर चेंज हो जाएगा, तो वो राइट टू री एंटर भी उसके पास चला जाएगा। अगर ए ओनर है प्रॉपर्टी का, ए ने प्रॉपर्टी किसको बेची? किसको लीज पे दी? बी को दी, ठीक है, और ये कंडीशन लगा दी कि बी इस प्रॉपर्टी को फर्दर सबलेट नहीं करेगा, और अगर बी ये सबलेट करता है तो ए उसको री एंटर कर देगा, मतलब उस प्रॉपर्टी को वापस ले लेगा। तो ये जो राइट है ये प्रॉपर्टी के साथ जाता है और प्रॉपर्टी का ओनर ही लगा सकता है। आप खाली इस राइट को नहीं बेच सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी और ये राइट किसी और का है, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ए की प्रॉपर्टी है तो ये राइट भी ए का है कि वो राइट टू री एंटर लगा दे, ठीक है, लेकिन ए ने अगर ये प्रॉपर्टी बेची तो सेल के साथ ये ट्रांसफर हो, खाली राइट टू री एंटर ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। राइट टू री एंटर मीन्स, right to re-enter means right to resume the possession of land which has been given to another person for certain time. Right to re-enter means वापस लेना, resume the possession, वापस लेना possession of land which has been given, जो हमने दिया था किसको? for certain period of time, मतलब किसी को दिया था for lease पे, ठीक है, for certain period of time. This time of re-entry is usually inserted in the case of lease deed, ठीक है, ये किस में होता है? लीज डीड में होता है। This type of right is non transferable, ये जो हक है वो सिर्फ ओनर का होता है, ये आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते।
ये एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ कि ए ने लीज की इस प्रॉपर्टी बी को और ऐड कर दी कंडीशन कि इफ बी सबलेट द लीज लैंड। अगर बी ने किसी और को अपने घर में रखा या किसी और को फर्दर लीज पे दिया तो ए क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लेगा, पोजीशन वापस ले लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट टू रीएंटर। और ये राइट ट्रांसफर नहीं होता, ये प्रॉपर्टी के ओनरशिप के साथ ही चलता है। तो दो पढ़ चुके सक्सेशन और दूसरा पढ़ चुके राइट टू रीएंटर। अब आता है राइट टू ईजमेंट। राइट टू ईजमेंट क्या होता है? राइट टू ईजमेंट क्या होता है? एक घर में अगर आप रह रहे हो, एक घर में अगर आप रह रहे हो तो उस घर का हवा भी आपकी है, उस घर का पानी भी आपका है, उस घर में आने वाली सनलाइट भी आपकी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये घर तो मेरा है, मैं इस घर में रह तो रही हूँ, लेकिन इसका हवा, पानी और सनलाइट मैंने किसी को बेच दी। ऐसा नहीं होता भाई। घर के साथ आप ये सब कुछ बेचते हो, लेकिन एक घर के खाली पानी और हवा, इसको नहीं बेचा जा सकता। ये होता है राइट टू ईजमेंट। अगर आप किसी घर में रह रहे हो तो उस घर की हवा, पानी, सब कुछ आपका है। ठीक है, आप जो चाहो उसमें कर सकते हो। ये राइट्स आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। ईजमेंट इज द राइट एंजॉय बाय द ओनर ऑफ लैंड। ये कौन एंजॉय करता है? ओनर और उसके घर वाले। ठीक है, ओवर द लैंड ऑफ अनदर। ठीक है, जैसे राइट टू वे, राइट टू लाइट, सपोर्ट। ठीक है, ये सारे जो होता है फ्लो। ठीक है, याद सुनना, मेरे घर के बाहर बहुत बड़ी पार्किंग है, मेरे घर के बाहर बहुत बड़ी पार्किंग है। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि यहाँ पे 3 कारें आ सकती है, मैं एक कार रखती हूँ, तू रख सकता है एक कार। और मैंने मेरे फ्रेंड को बोला एक कार मैं रखती हूँ, एक कार तू रख ले, यहाँ पे अपन दोनों रख सकते हैं कार। लेकिन मैं उसको ऐसा रखने के लिए बोल सकती हूँ, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि परमानेंटली तेरे को बेच देती हूँ मैं जगह। मेरा घर मेरा है, लेकिन ये रखने की जगह तेरी है, इसको मैं तेरे को 5 लाख में बेच रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। घर के साथ वो गैरेज भी जाएगा, खाली गैरेज नहीं बिक सकता। तो एक घर में रहने के लिए घर की लाइट, पानी भी उसका ही होता है, ओनर का होता है। एक बार देखो इसका एग्जांपल। ईजमेंट इज अ राइट विच इज ओनर और ऑक्यूपायर। ठीक है, ओनर या फिर जो ओनर का ऑक्यूपायर होता है, मतलब अगर कोई लीज पे ले रहा है तो वो ऑक्यूपायर होगा, मतलब वो रह रहा है। ठीक है, ऑफ सर्टेन लैंड पजेस सच एज बेनिफिशियली इंजॉय लैंड। ठीक है, तो वो ही इंजॉय करेगा, मतलब या तो ओनर होगा या कोई किराएदार वगैरह होगा तो वो करेगा। टू डू और कंटिन्यू टू डू समथिंग एंड टू प्रिवेंट और कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता। इन अपॉन रेस्पेक्ट सर्टेन अदर राइट। ठीक है, नॉट द हिज ओन लैंड। ठीक है, तो समझ में आए, तो उस राइट पे वो कुछ भी कर सकता है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने 3 पढ़े। पहला है स्पाइस सक्सेशन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है राइट टू री एंट्री, तीसरा पढ़ा हम लोगों ने राइट टू क्या है, इंजॉयमेंट। ठीक है, राइट टू इंजॉयमेंट। ठीक है, अब आ जाता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पीएम मोदी ऐसा नहीं बोल सकते आज मेरा मन नहीं कर रहा, भाइयों बहनों आज मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मैं ये काम किसी और को दे देता हूँ। आज मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, आज मेरा काम, आज मेरी गद्दी, आज एक दिन के लिए मेरी गद्दी भाइयों बहनों मैं अशोक गहलोत को दे सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान खुद ही कर सकता है, वो और कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है, वो बोल रहा है आज मेरा सर्जरी करने का मन नहीं करता, मैं अपनी काम वाली बाई को बोल देता हूँ कि वो सर्जरी कर दे। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई साहब? ऐसा कैसे हो जाएगा? समझ में आया? कुछ चीज़ें इंसान के अंदर होती है, इनबिल्ड होती है, वो वही कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। तो वो होता है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। आप वो चीज़ें किसी को बेच नहीं सकते। पीएम मोदी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अपनी कुर्सी किसी को बेच रहा हूँ। कैसे बेच सकता है भाई? आ जाओ। An interest restricted in enjoyment to the owner personally by its nature, not transferable unless restriction is void under. एग्जाम्पल देख लो इसका। द राइट टू प्री-एग्जेम्पशन गिवन अंडर द मोहम्मद लॉ। ठीक है, ध्यान से सुनना, मुस्लिम में एक ऐसा राइट होता है, ठीक है, इसको प्रीएम्पशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम घर बेच रहा है, तो पहले वो मुस्लिम को ही बेचे।
अगर कोई मुस्लिम घर बेच रहा है तो मुस्लिम को ही बेचे, हिंदू को ना बेचे, ठीक है। दूसरी कोई भी कास्ट को ना बेचे, मुस्लिम को ही बेचे, ठीक है। और मुस्लिम को ही अगर वो बेचता है घर, तो मतलब अगर मुस्लिम नहीं लेते तो आप हिंदू को बेच सकते हो, ठीक है, मतलब किसी को भी बेच सकते हो, लेकिन फर्स्ट राइट आपको किसको देना पड़ेगा, मुस्लिम को ही देना पड़ेगा। तो मोहम्मद लॉ में ये प्रीएम्पशन राइट है, जिसको ऑप्शन टू बाय भी बोला जाता है। नेक्स्ट एक मंदिर है, मंदिर का पुजारी शिबैट जो मंदिर को संभालता है, वो बोलता है आज मेरा मन नहीं कर रहा और मैं अपनी गद्दी पूजा की किसी और को बेच रहा हूँ, एक ईसाई को बेच रहा हूँ। नहीं यार, वो राइट सिर्फ उस पुजारी का ही है, वो राइट उस मैनेजर का है। तो मंदिर का जो शिबैट होता है, शिबैट मतलब जो मैनेजर होता है, उसका ही वो राइट है, वो किसी को भी नहीं बेच सकता। एलिमेंट्स अटैच टू द प्रेस्टी ऑफिस, ठीक है। प्रेस्टी ऑफिस मतलब समझे, प्रेस्ली ऑफिस क्या होता है, ये मतलब जो मोदी जी वगैरह ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी जमीन मतलब मैं अपनी सीट किसी और को दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े पोस्ट पे, वो ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी ये जो पोस्ट वगैरह है वो मैं किसी और को बेच रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार वापस पढ़ते हैं। एंड इंटरेस्ट राइट इन एंजॉयमेंट टू द ओनर, पर्सनली ओनर का ही होता है, उसकी बीवी बच्चों का भी नहीं होता। इज बाय वेरी नेचर नॉन ट्रांसफरेबल, रेस्ट्रिक्शन इज वॉइड, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन वॉइड है यहाँ पे, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन वॉइड है अंडर टिप-ट्रोपा एक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने 4 पढ़ लिया। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, याद करो पुरानी चीजें, क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहले हमने पढ़ा था, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट टू स्पाइस सक्सेशन, ठीक है, स्पाइस सक्सेशन। फिर पढ़ा हम लोगों ने री एंट्री, जो कि लीज का पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद लीज के बाद हम लोगों ने देखा था इंजॉयमेंट वाला, ठीक है, ईजमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंजॉयमेंट या फिर ईजमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। तो 4 चीज़ें हो गई। सबसे पहले स्पाइस सक्सेशन, दूसरा राइट टू री एंट्री, तीसरा ईजमेंट और चौथा रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, सर्विस टेन्योर भी इसमें ही आता है, एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। पर्सनल इंटरेस्ट और सर्विस इंटरेस्ट, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट जो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो सर्विस टेन्योर भी इसी में आता है। सर्विस टेन्योर क्या होता है, आपकी जॉब लग गई एज अ सीएस, आपकी जॉब लग गई सीएस, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी गद्दी किसी और को बेच रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपका जो टेन्योर है वो आपको ही पूरा करना पड़ेगा, आपकी जगह कोई और नहीं करेगा, ठीक है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अपनी जिस सीट पे मैं बैठा हूँ मैं किसी को बेच रहा हूँ, ठीक है, उसकी जगह कोई आ सकता है दूसरा डॉक्टर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उसको बेच रहा हूँ, उस जगह को बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार क्या होता ही है कि कोई आर्मी ऑफिसर है और उसकी अचानक से डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई आर्मी ऑफिसर है उसकी डेथ हो गई, लाइक पुलवामा अटैक वगैरह हुआ। उस पुलवामा अटैक में क्या हुआ, किसी आर्मी ऑफिसर की डेथ हो गई। अब आर्मी ऑफिसर की डेथ हो गई तो क्या होता है कि उनके घर वालों को कुछ चीज़ें दे दी जाती है, मतलब उसकी वाइफ, उसके बच्चों को, लाइक कोई पेट्रोल पंप दे दिया, कोई शॉप दे दी, कोई घर दे दिया, और बोल दिया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने आपको इसलिए दी है कि इससे मिलने वाला रेंट से आप अपना घर चला सको, इससे मिलने वाला रेंट आप अपने घर चला सको। क्या वो राइट बिक सकता है? नहीं, वो राइट नहीं बिक सकता। ध्यान से सुनना, कोई भी जैसे आर्मी ऑफिसर की वाइफ है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और मिलने वाली पेंशन नहीं बिक सकती, मिलने वाला कोई प्लॉट वो नहीं बिक सकता, क्योंकि वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपना फ्यूचर मेंटेनेंस कर सको, ठीक है। तो दिस अगेन इज पर्सनल राइट इन द प्रॉपर्टी विच द लॉ से कि इसको कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। आपको मिलेगा वो फ्यूचर में प्रॉपर्टी, आपको मिलेगा उससे रेंट, आप उसको बेच नहीं सकते, ठीक है, फ्यूचर वाले। द राइट ऑफ हिंदू विडो टू मेंटेनेंस इज अ पर्सनल राइट। एक हिंदू विडो है,
ठीक है, विधवा औरत है और उसको अगर कोई फ्यूचर मेंटेनेंस मिल रहा है तो वो अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। एक विधवा औरत है तो ही उसको ऐसा राइट मिलता है। ध्यान से सुनना, हिंदू विडो, ठीक है। एक लड़की थी, उसने आर्मी ऑफिसर से शादी की। एक लड़की थी, उसने आर्मी ऑफिसर से शादी की और उस आर्मी ऑफिसर की पुलवामा अटैक में क्या हो गई, डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो उसकी जो हिंदू विडो है, ठीक है, उसको क्या होगा, पर मंथ कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है, पर मंथ कुछ पैसा मिलेगा। तो वो जो मिलने वाला राइट है वो ये नहीं बोल सकती कि ये पैसा मेरे पेरेंट्स को दे दो या ये पैसा मेरे भाई बहनों को दे दो, वो हिंदू विडो को ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो लड़की दोबारा किसी और से शादी कर लेती है, ठीक है, मतलब दोबारा सेकंड मैरिज हो जाती है उसकी, फिर उसको वो राइट नहीं मिलेगा, फिर वो खर्च खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस कहानी में एक आया ट्विस्ट, इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक लड़की थी, उसने लड़के से शादी की, उसकी डेथ हो गई पुलवामा अटैक में। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही है, गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही है, लेकिन बीच में आ गया कोरोना, और बीच में कोरोना आने की वजह से गवर्नमेंट उसको पैसे नहीं दे पाई और 6 महीने से उसकी पेंशन नहीं है। 6 महीने से उसकी पेंशन नहीं आई, तो वो जो 6 महीने के इकट्ठे पैसे हैं वो उसका क्या हुआ, पास्ट मेंटेनेंस हुआ। वो फ्यूचर मेंटेनेंस नहीं हुआ, वो मिलने वाला नहीं है, वो मिल चुका है, वो ड्यू हो चुका है, बस रिसीव नहीं हुआ। वो मिल चुका है, वो ड्यू हो चुका है, पर वो रिसीव नहीं हुआ, तो वो पास्ट मेंटेनेंस है। अब वो ये बोल सकती किसी को कि तुम मुझे इसके बदले में, मान लो उसको 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे, तो 30 × 6 1,80,000 हो गए। तो वो किसी दूसरे पर्सन को ये बोल सकती है कि तुम मुझे 1.5 लाख रुपए दे दे और क्या करना, जब ये 1,80,000 मिलेंगे तो तू ले लेना। पास्ट मेंटेनेंस आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर मेंटेनेंस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो ड्यू हो गया पैसा लेकिन मिला नहीं है तो उसको आप बेच सकते हो, लेकिन जो मिलने वाला है फ्यूचर में वो नहीं बेच सकते। और ये फ्यूचर मेंटेनेंस जब भी मिलेगा जब आप हिंदू विडो होंगे, ठीक है। अगर आप सेकेंड मैरिज कर लेते हो तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। अंडर द लॉ द अरियर ऑफ पास्ट मेंटेनेंस, समझ में आया, जो 6 महीने का उसका ड्यू था, कैन बी ट्रांसफर बट नॉट द राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। फ्यूचर मेंटेनेंस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो 5 चीज़ें पढ़ ली हम लोगों ने, 5 एक्सेप्शन पढ़ ली। सबसे पहला स्पाइस सक्सेशन पढ़ा, सबसे पहला ये पढ़ा कि जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है फ्यूचर में वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, राइट टू री एंटर, अगर आपने किसी को क्या करा, प्रॉपर्टी लीज पे दी और लीज पे आपने ये बोल दिया कि अगर वो पर्सन सब लीज करेगा तो आप क्या करोगे, उस प्रॉपर्टी को वापस ले लोगे, राइट टू री एंटर द पोजीशन ले लोगे, तो वो भी राइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो प्रॉपर्टी के साथ ही जाएगा, वो ओनर ही लगा सकता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ईजमेंट। ईजमेंट क्या, उसका उस घर का हवा पानी हमारा है, आप घर बेचोगे तो हवा पानी बिकेगा, लेकिन अगर घर नहीं बेचोगे तो हवा पानी भी नहीं बिकेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा, एक क्या देखा था, ये क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट ये होता है कि वो राइट हमें ही मिलेगा, हमारी मतलब रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट मतलब आप अपनी गद्दी वगैरह नहीं बेच सकते, ठीक है। कुछ राइट हम पर्सनली कुछ लोगों के लिए होता है, वो आप किसी को बेच नहीं सकते। लास्ट पढ़ा हम लोगों ने फ्यूचर मेंटेनेंस, पास्ट मेंटेनेंस बेच सकते हैं। नेक्स्ट, मियर राइट टू स्यू। मियर राइट टू स्यू, मियर राइट टू स्यू क्या होता है, ध्यान से सुनना, मियर राइट टू स्यू क्या होता है। क्या हुआ, एक लड़के ने लड़की से प्रॉमिस किया, कि मैं तेरे से शादी करूंगा। एक लड़के ने लड़की से प्रॉमिस किया, मैं तेरे से शादी करूंगा, लेकिन वो शादी वाले दिन क्या हुआ, भाग गया। शादी वाले दिन लड़का भाग गया। वो पिक्चर देखिए, शादी में ज़रूर आना, ठीक है। तो वो लड़की है ना, उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तेरे से शादी करूंगी, लेकिन शादी वाले दिन ही भाग जाती है, ठीक है। तो पिक्चर देखा करो, पिक्चर से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक लड़के ने लड़की से प्रॉमिस किया, वो लड़की भाग गई शादी से, ठीक है। लड़के को छोड़ो, लड़की भाग गई शादी से, और वो पिक्चर थी शादी में ज़रूर आना, तो भाग गए, ठीक है। तो लड़का उस लड़की पे केस कर सकता है, लेकिन लड़के का दोस्त नहीं कर सकता, लड़के के घर वाले नहीं कर सकते। मियर राइट टू स्यू का मतलब होता है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप उस पर्सन के ऊपर केस कर सकते हो, कोई दूसरा केस नहीं कर सकता, और ये राइट आप किसी को बेच नहीं सकते। लड़का ये नहीं बोल सकता किसी दूसरे को, ला 2 लाख रुपए मुझे ला और उस लड़की पे केस कर लेना, तू 20 लाख रुपए ले लेना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो मियर राइट टू स्यू आपका है, आप ही उसको क्या कर सकते हो केस उस पर, और कोई भी नहीं कर सकता। तो देखो, द राइट टू स्यू इज अ पर्सनल राइट, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड।
Only parties to the contract have a right to file suit. This right cannot be transferred to any stranger. किसी थर्ड पर्सन को आप ये राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस सैलरी स्टाइपेंड, मतलब अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और जॉब से मिलने वाली सैलरी है, अगर आपको नहीं मिलती तो वो सैलरी पे हक आपका है, आपके घर वालों का नहीं है। वो राइट आप नहीं बेच सकते कि जॉब तो मेरा बेटा कर रहा है लेकिन सैलरी फादर को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। जॉब अगर लड़का कर रहा है तो लड़के को ही सैलरी मिलेगी, उसके फादर को नहीं मिलेगी। अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस में बैठे हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हो, अशोक गहलोत जी सीएम की कुर्सी बैठे हैं, तो वो ये नहीं बोल सकते कि मैं सीएम की कुर्सी को बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ सीएम की कुर्सी को, ऐसा नहीं बोल सकते। ये राइट आपका पर्सनल राइट है, ये आपके साथ ही जाएगा, समझ में आया। तो सैलरी वगैरह अगर जो भी आपकी है वो आपको ही मिलेगी, आप उसको किसी को बेच नहीं सकते। लेकिन हाँ, वो बात है कि अगर कोई सैलरी अरियर हो जाती है, पास सैलरी है, 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है कोरोना की वजह से, तो वो जो ड्यू हो गई है पर रिसीव नहीं है, वो बेच सकते हो आप, वो बेच सकते हो, पास सैलरीज बेच सकते हो, लेकिन फ्यूचर या फिर प्रेजेंट सैलरीज वगैरह नहीं बेच सकते। इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी फॉर द पब्लिक ऑफिसर टू ट्रांसफर द सैलरी ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। अपनी ऑफिस की सैलरी नहीं बेच सकता फॉर द सैलरी गिवन टू द अपहोल्डिंग इट्स डिग्निटी एंड प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटी। वो सैलरी उसको काम करने की मिलती है और उसको काम करने की सैलरी मिलती है तो वो उसी को मिलेगी, ना ही उसके घर वालों को मिलेगी, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड को मिलेगी, ना ही उसकी वाइफ को मिलेगी, समझ में आया, उसी को मिलेगी। सिविल और मिलिट्री पेंशन जो होती है वो भी ट्रांसफरेबल नहीं होती, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई सिविल पर्सन है, अगर कोई जॉब वॉब कर रहा था और रिटायर हो गया तो रिटायर होकर उसको जो पेंशन वगैरह मिलती है वो उसी की है और वो ट्रांसफरेबल नहीं होगी। अ पेंशन एज सुन एज इट इज पेड टू द पेंशनर और हिज लीगल रिप्रेजेंट, फिर ट्रांसफर कर सकते। एक बार सैलरी आपके हाथ में आ गई, एक बार बेटे के हाथ में सैलरी आ गई तो वो पापा को दे सकता है। एक बार लड़के के हाथ में सैलरी आ गई तो अपने पापा को दे सकता है। एक लड़का था, सीए था, काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, ठीक है, तो जॉब से मिलने वाली सैलरी उस लड़के के ही अकाउंट में जाएगी, उस लड़के को ही मिलेगी, उस सीए को ही मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में सैलरी है, अगर उसकी मर्जी है वो किसी को भी दे, अपनी गर्लफ्रेंड को दे, अपनी वाइफ को दे, अपने बच्चों को दे, अपने पापा को दे, किसी को भी दे, वो बेच सकता है, ठीक है। ऐसे ही पेंशन अगर आपके हाथ में आ जाती है तो हाथ में आने के बाद आप किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। Since these allowances, pensions, stipend are giving on personal basis, आप अपना काम कर रहे हो इसी वजह से मिल रही है आपको, ठीक है। The law does not allow these type of properties are transfer, और ऐसी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा स्पाइस सक्सेशन, ठीक है, उसके बाद पढ़ा री एंट्री, उसके बाद ईजमेंट, उसके बाद जो पर्सनल इंटरेस्ट और रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वो सैलरी वगैरह का जो, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फ्यूचर मेंटेनेंस जो होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक हमारा सेक्शन 6 खत्म हो गया। सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 ये बोलता है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल नहीं होती। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल नहीं होती? वैसे तो सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है, लेकिन सेक्शन 6 कुछ तरीके के रेस्ट्रेंट बताता है जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। अब आ जाते हैं रेस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर और रूल अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी। सेक्शन 10 क्या बताता है? रेस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर और रूल्स अगेंस्ट एलिनेबिलिटी। एलिनेबिलिटी ऐसे ऐसे वर्ड्स बनाते क्यों हैं, ठीक है, मतलब हिंदी कितनी प्यारी है और इंग्लिश में कितने गड़बड़ है एलिनेबिलिटी और ये सब, मतलब कैसे कैसे, मतलब मेरे भेजे में ही नहीं घुसते, ठीक है। चलो आपको एक बात बताऊँ क्या, इंग्लिश में ना एक वर्ड होता है गो, ठीक है, गो। फिर इंग्लिश में एक वर्ड होता है, इसको डो क्यों नहीं बोलते, इसको डू क्यों बोलते हैं? मतलब इंग्लिश क्या होती है, दिमाग में नहीं घुसती, दिल में तो घुसती है, मन करता है इंग्लिश बोलो, लेकिन आप देखो इसमें गो बोलते हो, उसको डो क्यों नहीं बोलते हो, ठीक है। मतलब ये गो है, ये डो क्यों नहीं है, और ये डू है तो ये गू क्यों नहीं है, ठीक है। मतलब गू कैसा वर्ड्स है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हमारे प्रोनाउंस हर चीज़ का अलग होता है, ठीक है, तो बड़े टिपिकल लगती है मतलब इंग्लिश, ठीक है। चलो तो एलिनेबिलिटी का क्या रेस्ट्रेंट? एलिनेबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर करना, एलिनेबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर करना। अब ये बोलता है इनएलिनेबिलिटी का मतलब ट्रांसफर नहीं करना। अब देखते हैं, देखो
एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन और पार्शियली रेस्ट्रेन। ध्यान से सुनना, अगर मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी को बेची, अगर मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी को बेची और ये कंडीशन लगा दी, मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी को बेची और ये कंडीशन लगा दी कि वो फर्दर ट्रांसफर नहीं करेगा, मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को बेची और मैंने ये कंडीशन लगा दी कि वो किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा, तो वो गलत है। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट गलत है, लेकिन पार्शियल रेस्ट्रेंट, मैंने ये बोला कि मैंने ये प्रॉपर्टी किसी को बेची और मैंने बोला कि तू इस पर्सन को ट्रांसफर मत करना, फर्दर इस पर्सन को सेल मत करना, तो वो पार्शियल रेस्ट्रेंट चलता है। देखो रेस्ट्रेंट दो तरीके का होता है, रोक दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट और पार्शियल रेस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मैंने मना ही कर दिया, मैंने मना ही कर दिया कि मैंने तेरे को प्रॉपर्टी बेची, मैंने किसी मिस्टर ए को प्रॉपर्टी बेची और मैंने बोल दिया मिस्टर ए को कि मिस्टर ए आगे तू किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, आगे तू किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तो वो गलत है, वो गलत है। लेकिन पार्शियल रेस्ट्रेंट वैलिड है। अगर मैंने मेरी प्रॉपर्टी मिस्टर ए को बेची, मैंने मेरी प्रॉपर्टी मिस्टर ए को बेची और ये बोल सकती हूँ कि आप सिर्फ सी को मत बेचना, आप सिर्फ सी को मत बेचना, तो वो वैलिड है। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट इनवैलिड है, लेकिन पार्शियल रेस्ट्रेंट वैलिड है। चले आगे। तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट वॉइड है। अगर आप ऐसी कंडीशन लगाते भी हो तो वो ट्रांसफ़र तो हो जाएगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो सही है, सेल तो सही है, लेकिन वो कंडीशन इनवैलिड है। ठीक है, लेकिन पार्शियल रेस्ट्रेंट क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो दो तरीके का रेस्ट्रेंट होता है। सेक्शन 10 बोलता है रेस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर। रेस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर का मतलब होता है कि कैसे कैसे आप फर्दरली रोक लगा सकते हो ट्रांसफर पे। तो रेस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर सेक्शन 10 बोलता है, इसको बोलते हैं रूल्स अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी। ठीक है, कि एलिजिबिलिटी का मतलब है ट्रांसफर और इनएलिजिबिलिटी का मतलब होता है नॉन ट्रांसफर। तो नॉन ट्रांसफरेबल के बारे में क्या क्या रूल्स है, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या क्या रूल्स बने। अगर आप पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगाते हो, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन अगर पार्शियली रेस्ट्रेंट लगाते हो तो वो वैलिड होगा। रूल्स क्या है, when the property is transferred, the transferee should not restrain absolutely from alienating the property। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो आप absolutely restrictions नहीं लगा सकते। when property is transferable, the transferee should not restrain absolutely from alienating the property। वन में गिव प्रॉपर्टी टू अनदर, एक इंसान दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी दे सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन लगा सकता है, मतलब ये पार्शियल की बारे में बात कर रहा है। बट द कंडीशन शुड नॉट बी वन विच एब्सोल्युटली प्रिवेंट द ट्रांसफरिंग फ्रॉम एलिनेटिंग द प्रॉपर्टी। लेकिन वो कंडीशन ने एब्सोल्युटली वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशन पार्शियल वाली चलेगी। मतलब आप एब्सोल्यूट वाली नहीं लगा सकते और पार्शियल वाली लगा सकते हो। लॉ की लैंग्वेज में क्या लिखा था मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि स्पेसिफाई, आप स्टिपुलेटेड ही लिखोगे, समझ में आया। मतलब लॉ में लॉ की लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स तभी मिलते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चीज़ स्पेसिफाइड है, आप बोलोगे स्टिपुलेटेड। ठीक है, तो क्या लिखा था मैंने वो भी आपको बता दिया। एग्जाम्पल देखो, सपोज बी गिव प्रॉपर्टी टू ए, बी ने क्या बोला, प्रॉपर्टी किसको बेची, ए को बेची। ठीक है, एंड इज हायर एडिंग अ कंडीशन दैट इफ द प्रॉपर्टी इज एलिनेटिंग इट विल रिवर्ट टू बी। बी ने प्रॉपर्टी किसको बेची, ए को बेची। बी ने प्रॉपर्टी किसको बेची, ए को बेची, और बी ये बोलता है ए सुन, ए सुन, ए सुन, अगर तूने ये प्रॉपर्टी किसी और को आगे बेची तो ये प्रॉपर्टी वापस मेरी हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी वापस मेरी हो जाएगी, तो वो क्या है, वॉइड है। ठीक है, बी ने प्रॉपर्टी किसको बेची, ए को बेची। अब ये कंडीशन नहीं लगा सकता कि सुन ए, अगर तू ये प्रॉपर्टी किसी और को बेचता है तो वो इनवैलिड हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दिस कंडीशन इज इनवैलिड, ये कंडीशन इनवैलिड है और ट्रांसफरी कैन इग्नोर दिस कंडीशन। ट्रांसफरी जो ए है वो इसको इग्नोर कर सकता है। द ट्रांसफर टेक इफेक्ट, ट्रांसफर तो वैलिड है लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। वो जो बी ने ए को प्रॉपर्टी बेची, वो ट्रांसफर तो वैलिड है लेकिन वो जो कंडीशन उसने लगाई है वो इनवैलिड है। आ जाओ पार्शियल रेस्ट्रेंट क्या है, कंडीशन इन द फैमिली सेटलमेंट वेयर बाय द मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू सेल देयर शेयर्स टू एन स्ट्रेंजर। मतलब आप पार्शियल रेस्ट्रेंट लगा सकते हैं। एचयूएफ में ऐसा होता है ना, चार भाई ने एक लैंड पे क्या करा है, बंटवारा करा है। चार भाई एक जमीन पे रहते हैं और चारों ने क्या किया, अपना अपना पोर्शन अलग अलग बंटवारा कर दिया। अब क्या हुआ, आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि अगर किसी भी भाई को अगर ज़मीन बेचनी है तो वो पहले दूसरे भाइयों को बोलेगा, अगर दूसरे नहीं खरीदते
तो आप किसी और को बोल सकते हो, ठीक है। तो आप ये फैमिली सेटलमेंट में लगा सकते हो कंडीशन, फैमिली सेटलमेंट वेयर बाय द मेंबर आर नॉट अलाउड टू सेल द स्ट्रेंजर। आप स्ट्रेंजर को नहीं बेच सकते, किसी और को बेचोगे, ठीक है। अगर मान लो मेंबर नहीं लेता, अगर मान लो मेंबर नहीं लेता फिर स्ट्रेंजर को बेच दो, ठीक है, तो वो चलता है, ठीक है। मतलब मेंबर नहीं लेता तो स्ट्रेंजर को बेच दो, ऐसी कंडीशन लगा सकते हो। ऐसा भी नहीं लगा सकते कि खाली मेंबर को ही बेचो। बट इट इज नॉट परमिसेबल टू रेस्ट्रिक्ट द एलिनेटिंग पर्टिकुलर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 साल तक तू प्रॉपर्टी बेचेगा ही नहीं। आप ऐसा कतई नहीं बोल सकते कि तू 5 साल तक प्रॉपर्टी बेचेगा नहीं। 4 भाई है, 4 भाइयों ने बंटवारा किया और ऐसा बोल रहा है एक भाई को कि तू 5 साल तक प्रॉपर्टी बेचेगा ही नहीं, बेच ही नहीं सकता। 5 साल तक ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, ऐसा नहीं लगा सकते, वो गलत है, ठीक है। तो इट इज नॉट परमिसेबल टू रेस्ट्रिक्ट द एलिनेटिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम। सच अ रेस्ट्रिक्शन इज नॉट पार्शियल और एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन, और ये इनवैलिड होगा, ठीक है। वापस बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। 4 भाई है, 4 भाई ने जमीन का बंटवारा किया और एक बोला गया कि अगर कोई भी भाई इस प्रॉपर्टी को बेचता है तो वो पहले अपने फैमिली मेंबर से पूछेगा, अगर फैमिली मेंबर नहीं लेते तो वो किसी और को दे। ये कंडीशन वैलिड है, वो पार्शियल है। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोई भाई 5 साल तक कोई बेच नहीं सकता, लॉक इन पीरियड नहीं लगा सकते, वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन हो जाएगा और वो इनवैलिड है। When absolute restraint valid, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट भी वैलिड हो? क्या ऐसा हो सकता है? बताओ बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट वैलिड? अभी तो मैम आपने बताया कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट इज एब्सोल्यूटली इनवैलिड, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट भी वैलिड हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है? तो देखते हैं। In the case of lease, the lessor can impose a condition that the lessee should not sublet the property or sell his lease. सही बात है, अगर मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दूँ, अगर मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दूँ और मैं ये बोल दूँ कि भाई तू इस प्रॉपर्टी को बेचेगा नहीं, क्यों नहीं बेचेगा? वो ओनर नहीं है भाई, वो ओनर थोड़ी है प्रॉपर्टी का। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि तू इस प्रॉपर्टी को किसी को सबलेट नहीं करेगा, किसी दूसरे को आगे फर्दर लीज नहीं देगा, तो वो वैलिड है, वो वैलिड है। आगे फर्दर ट्रांसफर के लिए मैंने इसलिए मना किया क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने उस प्रॉपर्टी को तुझे किराए पे दिया, लीज पे दिया, तू आगे सबलेट नहीं कर सकता। इन केस ऑफ लीज, लेसर कौन होता है? जो ओनर होता है, जो मतलब लीज करता है। कैन इम्पोज कंडीशन दैट लेसी शुड नॉट सबलेट द प्रॉपर्टी और सेल द लीज होल्ड इंटरेस्ट। अ वुमेन नॉट हु इज नॉट हिंदू, बुद्धिज्म और मुस्लिम, ठीक है, 3 को एक्सक्लूड किया गया, हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, हु हैव पावर ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज वैलिड, ठीक है। ध्यान से सुनना, हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम तीनों को हटा दो तो क्या बचता है? पारसी, मतलब क्रिश्चियंस वगैरह लोग बचते हैं। क्रिश्चियन में ये बोला गया है कि किसी भी लड़की को अगर अपनी शादी में या कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, अगर किसी भी लड़की को अपनी शादी में कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है तो वो, शादी या वैसे भी, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो वो उसको बेच नहीं सकती। वो इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर पति कमाता नहीं है या पति उसको रखता नहीं है, ठीक है, तो कम से कम वो अपना पेट का गुजारा तो कर लेगी, वो अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर लेगी कम से कम, समझ में आया? तो उस प्रॉपर्टी से वो अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर ही सकती है। तो ऐसी लड़की जो हिंदू नहीं हो, बुद्धिस्ट नहीं हो, मुस्लिम नहीं हो, इन तीनों को हटा के जो क्रिश्चियंस वगैरह लड़कियां होती है वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकती। वो इसीलिए क्योंकि उसको शादी के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है वो ये समझते हैं कि अगर लड़के के में कुछ गड़बड़ी निकली या लड़का उसको पाल नहीं पाया तो क्या होगा, कम से कम उस प्रॉपर्टी से कमा ले। तो ऐसे में आप एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगा सकते हो। हम लोगों ने 2 एक्सेप्शन पढ़े। पहला एक्सेप्शन क्या पढ़ा कि जब हम लोग लीज करते हैं तो हम लोग ये कंडीशन लगा सकते हैं कि आप फर्दर सबलेट नहीं करो, तो ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट चलेगा। दूसरा हमने देखा कि एक ऐसी लड़की जो कि हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है और मुस्लिम नहीं है, मतलब पारसी या फिर क्रिश्चियंस वगैरह जो लड़कियां होती हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकती जो उसको शादी में मिली है, क्योंकि शादी में जो मिलती है प्रॉपर्टी वो इसको इसलिए दी जाती है कल को उसका पति कमाए नहीं या कुछ ऐसी बात हो जाए तो कम से कम वो अपना गुजारा तो कर ले, ठीक है।
तो 2 एक्सेप्शन हम लोगों ने देखे, ठीक है। सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 10 में हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले सेक्शन 10 हम ये बोलते हैं कि रेस्ट्रेंट, जो कि हम लोग कंडीशन लगा देते कि आप फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो फर्दर ट्रांसफ़र में हमने 2 देखे, 2 कौन कौन से देखे हम लोगों ने देखा, सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट होता है और पार्शियल रेस्ट्रेंट होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट वॉइड होता है और पार्शियल रेस्ट्रेंट वैलिड होता है, लेकिन पार्शियल रेस्ट्रेंट आप कर सकते हैं, वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कभी कभी एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट भी वैलिड होता है, जैसे लीज का केस हुआ, और ऐसी लड़की जो हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है और मुस्लिम नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती, वहाँ पे एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट चलता है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है ट्रांसफर में, उसमें 4 देखे। सबसे पहला सिग्नेचर, उसके बाद अटेस्टेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नोटिस। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, तो हाँ कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन सेक्शन 6 में हम लोगों ने एक्सेप्शंस पढ़े, जो कि 6 to 7 एक्सेप्शंस थे। उसके बाद सेक्शन 10 पढ़ा। सेक्शन 10 में हमने ये पढ़ा कि रूल्स अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी, मतलब कौन से ऐसे रूल्स है जहाँ पे ट्रांसफ़र में भी कंडीशन लगा सकती है, फर्दर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सेक्शन 6, सेक्शन 10, ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन 11, रेस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट। रेस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट मैंने आपको बताया था ईजमेंट होता है। ईजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी घर में रह रहे हो, तो उस घर से मिलने वाला हवा, पानी, धूप सब आपकी है। उस घर से मिलने वाला हवा, पानी, धूप सब आपकी है। क्या इसको रोक सकते हैं? रेस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इनवैलिड। आपके घर से मिलने वाला सब कुछ आपका है। आप उस प्रॉपर्टी में हर तरीके का एंजॉय कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। आपको उस प्रॉपर्टी में रहने में जो भी चीज़ें चाहिए, नाचो, गाओ, कूदो, कुछ भी करो, ठीक है, आपको कोई मना नहीं करेगा। रेस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट इनवैलिड है। अगर कोई आपको बोलता है कि आप अपने घर की धूप मत खाओ, अपने घर की हवा मत खाओ, अपने घर का पानी मत पियो, वो इनवैलिड है, वो कंडीशन इनवैलिड है। जनरली ऐसा होता है, लेकिन देखो जहाँ लॉ है वहाँ पे एक्सेप्शन निकल के आएंगे, तो वो भी पढ़ेंगे। वेयर लैंड इज ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर। अगर हम लैंड बेच रहे हैं तो ट्रांसफरर शुड नॉट इम्पोज कंडीशन। ट्रांसफरर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता हाउ एंड इन व्हाट मैनर द ट्रांसफरी शुड एंजॉय द प्रॉपर्टी। ऐसी कोई कंडीशन ट्रांसफरर नहीं लगा सकता कि ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से एंजॉय करेगी। समझ में आया? जब भी एक इंसान दूसरे इंसान को प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो ट्रांसफरी कभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाएगी कि ट्रांसफरर उस प्रॉपर्टी को कैसे एंजॉय करेगा। समझ में आया? ए सेल हिज हाउस टू बी एट द कंडीशन दैट बी ओनली रिजाइड इन दैट हाउस। आप ऐसा नहीं बोल सकते ए ने बी को घर बेचा और ऐसा नहीं बोल सकते कि उस घर में सिर्फ बी रहेगा, उस घर में सिर्फ बी रहेगा और कोई नहीं रह सकता, वो कंडीशन इनवैलिड है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उस घर में सिर्फ बी रहेगा, उस घर में बी के अलावा बी की बीवी, बी के बच्चे, बी की माँ, बी के बाप, बी का भाई, बी की बहन, बी की गर्लफ्रेंड, कोई भी रह सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते। एक्सेप्शन, राइट ऑफ ईजमेंट नॉट वायलेट्स। ध्यान से सुनना बिल्कुल। क्या हुआ, मेरा एक घर था, यहाँ बनाती हूँ, मेरा एक छोटा सा घर था, ठीक है, मेरा एक छोटा सा घर था और इस घर के बगल में एक और घर था, ठीक है, 2 घर थे। एक सेकेंड, मेरा एक घर था, अरे घर बन जा भाई, ये ज़मीन थी मेरी, और ज़मीन थी मेरी, काफ़ी बड़ी ज़मीन थी, और मुझे ना एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ी। मैंने ज़मीन को तोड़ा 2 पार्ट में, इसका नाम दिया ए और उसका नाम दिया बी, और इसको मैंने बेच दिया मिस्टर एक्स को, ठीक है, मिस्टर एक्स को मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मेरा घर था और उस घर की 2 पार्ट थे, ए और बी, और मैंने जो बी पार्ट है वो मिस्टर एक्स को बेच दिया, और यहाँ पे बगल में एक बहुत बड़ा एक और घर बना हुआ था, ठीक है।
तो मैंने मिस्टर बी को बोला कि आप इस घर के 2 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बना सकते। मैंने मिस्टर एक्स को बोला ये जो प्लॉट बी है ना मिस्टर एक्स सुनो सुनो सुनो, ये जो प्लॉट बी है ना उसके 2 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बना सकते आप। क्यों? क्योंकि मेरे इस घर को हवा पानी मिलता रहे, मेरे इस छोटे से घर को हवा पानी मिलता रहे, क्योंकि बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है और अगर आपने भी क्या किया, ये काम कर दिया, 2 फ्लोर से ज़्यादा बना दिए, तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहाँ से हवा पानी लाऊंगी? समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन में लगा सकती हूँ। ऐसी कंडीशन में कब लगा सकती हूँ? जब तो ऐसी कंडीशन में कब लगा सकते हैं? जब राइट टू ईजमेंट नॉट वायलेट। ठीक है, मतलब आप हवा पानी के लिए आप सामने वाले को ऐसी कंडीशन लगा सकते हो। इफ अ पर्सन ट्रांसफर वन ऑफ 2 एडजेसेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर एक इंसान ने 2 प्रॉपर्टी है, जैसे मेरे पास थी ना ए और बी, ठीक है, एक बी को मैंने दूसरे को भेज दिया टू अनदर पर्सन एंड पुट अ कंडीशन दैट ट्रांसफर इज that he will not contract another floor on the property। मतलब आप इससे ज़्यादा फ्लोर नहीं बना पाओगे ताकि ट्रांसफरी को क्या हो, फुल एयर वगैरह मिल सके। मैंने भी तो यही कंडीशन लगाई थी मिस्टर एक्स पे। मैंने कंडीशन ये लगाई थी जो कि मेरी प्रॉपर्टी बी है उस पर आप 2 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी ए को क्या हो, हवा पानी मिलता रहे। तो आप ऐसी कंडीशन लगा सकते हो। जनरली ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट मतलब रेस्ट्रिक्शंस, कंडीशन ऑन ईजमेंट इनवैलिड है। सेक्शन 11 ये बोलता है कि कंडीशन लगाते हो अगर आप ईजमेंट में हवा पानी के लिए तो वो मना है। इंजॉयमेंट के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट में चलता है। ठीक है, अगर आपको हवा पानी नहीं मिल रहा और आपके बगल वाला घर 2 फ्लोर से ज़्यादा बन रहा है या कितने भी फ्लोर से ज़्यादा बन रहा है तो आप उसमें कंडीशन लगा सकते हो। जनरली ट्रांसफर ऑफ इंजॉयमेंट नहीं रोक सकते, सेक्शन 11 बोलता है। तो 3 सेक्शन पढ़े, सेक्शन 6, सेक्शन 10, सेक्शन 11। सेक्शन 6 में हमने बोला कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती, रेस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। ठीक है, फिर सेक्शन 10 में पढ़ा था रूल्स अगेन इनएलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है मतलब जिसपे आप आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 11 पढ़ा ट्रांसफर ऑफ इंजॉयमेंट। ठीक है, रेस्ट्रेन ऑन इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट पे कब आप रेस्ट्रेन लगा सकते हो? जनरली नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपका ईजमेंट खराब हो रहा है, आपको हवा पानी नहीं मिल रहा, तो आप बगल वाली प्रॉपर्टी पे ये बोल सकते हो कि आप 2-3 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बनाओगे। देखो, ए हैज़ 2 प्रॉपर्टीज। ए के पास 2 प्रॉपर्टी एक्स एंड वाई। ही सेल प्रॉपर्टी वाई टू बी, उसने एक घर किसको बेचा? बी को बेचा। और पुट अ कंडीशन दैट बी शुड नॉट कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी वाई मोर देन 1 स्टोरी, मतलब 1 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बनाएगा ताकि प्रॉपर्टी ए को शुड हैव गुड लाइट एयर, मतलब ये अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वो कंडीशन वैलिड है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई आप 1 फ्लोर से ज़्यादा मत बनाओ क्योंकि इससे क्या मिलेगा, हमको साथ में हवा पानी मिलता रहे। तो रेस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट रोक सकते हो। अब क्या डिफरेंस होता है रेस्ट्रेन ऑन एलिनेबिलिटी और रेस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट में? ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि इनएलिनेबिलिटी होती है वो, और रेस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट में क्या है? तो सबसे पहला तो सेक्शन में ही डिफरेंस है। सेक्शन में ही डिफरेंस है, वो है सेक्शन 10 और वो है सेक्शन 11। वो है सेक्शन 10 और वो है सेक्शन 11। अब पढ़ते सेकंड डिफरेंस। इट मीन्स ट्रांसफर, रेस्ट्रेन, ट्रांसफरिंग फ्रॉम पार्शियली और डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी, मतलब या तो एब्सोल्युटली आप किसी को ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हो या फिर पार्शियली आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। ऐसा ही था, एलिनेबिलिटी यही तो बोल रहा है कि आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। लेकिन इंजॉयमेंट में क्या? इट मीन्स ट्रांसफर, रेस्ट्रेन ट्रांसफर फ्रॉम इंजॉयमेंट, वो इंजॉय करने से रोक रहा है। देखो ये आगे ट्रांसफर करने से ही रोक रहा है, ये इंजॉय करने से रोक रहा है। ठीक है, अब रेस्ट्रेन 2 तरीके का था, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन और पार्शियल रेस्ट्रेन। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन होगा तो वो वॉइड होगा, लेकिन पार्शियल रेस्ट्रेन होगा तो वो वैलिड होगा। यही पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? इनवैलिड है। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, B give property to A adding a condition that if property should not alienability, अगर ये पढ़ चुके हम लोग कंडीशन ऑलरेडी, ये वाला हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ लिया कि B ने A को प्रॉपर्टी बेची और ये बोला कि उसके अलावा वो किसी और को नहीं देगा, अगर देगा तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड, वो हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा। ये देखो, A sell his house to B add a condition that B should reside in that house, तो इट्स इनवैलिड। ये गलत है एग्जाम्पल। ठीक है,
तो आप ऐसा नहीं लगा सकते कि है ना, कहते हैं अगर मतलब ए ने बेचा घर, ए ने बी को घर बेचा तो बी उसमें रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर तो वैलिड होता है लेकिन कंडीशन इनवैलिड होती है। सेम इसमें ट्रांसफर तो वैलिड होता है, कंडीशन इनवैलिड होती है। ठीक है, रेस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट इनवैलिड है और रेस्ट्रेन ऑन एलिजिबिलिटी भी इनवैलिड है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस में ये दोनों वैलिड होते हैं। वापस एक बार बता देती हूँ, पहले तो सेक्शन में डिफरेंस है। दूसरा, एलिजिबिलिटी बोलता है कि आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इंजॉयमेंट में तो बोलता है आप इंजॉय नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी में इंजॉय ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन तो वॉइड होता है लेकिन पार्शियल रेस्ट्रेन वैलिड होता है। ठीक है, इंजॉयमेंट तो इनवैलिड होता ही है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका डिफरेंस कई बार आ जाता है क्योंकि पार्ट सी है, पार्ट सी में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो डिफरेंसेस जरूर देखना। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस कई बार आ जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन कौन सा हो गया, 10 हो गया, सेक्शन 11 हो गया। 3 सेक्शन हो चुके हैं हमारे, सेक्शन 6, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान से सुनना, ट्रांसफरी बीइंग इंसॉल्वेंट, सेक्शन 12 क्या बोलता है, ट्रांसफरी बीइंग इंसॉल्वेंट। ध्यान से सुनना, ये कौन है, आजा भाई, ये है हमारा राजू, जिसका दिमाग बड़ा ही तेज चलता था, कि खाता था काजू और इसका दिमाग चलता था बड़ा ही तेज। ठीक है, इसके पास एक घर था, बड़ा ही प्यारा घर था, कितना प्यारा सा वादियों के बीच में घर बना हुआ था। ठीक है, इस राजू के पास बड़ा ही प्यारा एक घर था। अब क्या हुआ इस घर का, इसका एक दोस्त था काजू, उस काजू को इसने ये घर बेच दिया 70 लाख में। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक लड़का था राजू के पास घर था, बड़ा ही प्यारा घर था, वादियों के बीच में घर बना हुआ था। वो घर उसने बेचा किसको, काजू को 70 लाख रुपए में। ठीक है, राजू के पास घर था, बड़ा ही प्यारा घर था, बेचा किसको, काजू को 70 लाख रुपए में बेच दिया। अब क्या हुआ, अचानक से घर बेच दिया, काजू ने 70 लाख रुपए दे दिए, काजू ने 70 लाख रुपए दे दिए और घर की रजिस्ट्री हो गई। काजू बड़े ही प्यार से इस घर में रहने लग गया। अब क्या हुआ, काजू बड़े ही मजे से इस घर में रह रहा था, लेकिन काजू ने क्या हुआ, बाजार से बहुत सारा कर्ज ले रखा था, बाजार से बहुत सारा पैसा ले रखा था, और इसकी वजह से काजू हो गया इंसॉल्वेंट। इसकी वजह से काजू एकदम से क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो राजू क्या बोलता है, काजू काजू काजू, तेरे को जो मैंने घर बेचा था ना, मेरा घर वापस कर। काजू ने बोला क्यों, राजू बोला मैंने तेरे को घर बेचा था लेकिन तू तब सॉल्वेंट था, अब तू इंसॉल्वेंट हो गया, अब तेरे को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, निकल इस घर से, निकल, पतली गली से निकल। ठीक है, उसने ऐसा बोला। राजू ने क्या बोला काजू को कि अब तू इंसॉल्वेंट हो गया, तू गरीब चंद हो गया, तेरे पास पैसा नहीं है, तू फकीर चंद हो गया, तेरा ये घर मेरे को दे दे। क्या राजू ऐसा बोल सकता है, राजू ने अपना घर काजू को बेच दिया और वो घर काजू का हो चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है, राजू को पैसा मिल चुका है, फिर काजू इंसॉल्वेंट हो, उससे राजू को क्या मतलब है, काजू कुछ भी होए उससे राजू को कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। अब देखो, प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू एनी पर्सन एडिंग अ कंडीशन, हमने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी बेची, एडिंग अ कंडीशन लगा दी दैट इफ सच पर्सन बीइंग इंसॉल्वेंट, अगर ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है ही सीज टू होल्ड द प्रॉपर्टी, फिर वो उस प्रॉपर्टी में रहेगा नहीं, उसको हक ही नहीं है इस प्रॉपर्टी में रहने को, है ऐसा हक ही नहीं है उस प्रॉपर्टी में रहने का। अगर वो इंसान गरीब चंद फकीर चंद हो जाता है तो वो उस घर में रह ही नहीं सकता, क्यों भाई, सच अ कंडीशन इज इनवैलिड, ये कंडीशन इनवैलिड होती है। लेकिन मैंने आपको 100 बार बोला है कि जो रूल आता है उसके एक्सेप्शन जरूर आते हैं, जो भी रूल आएगा उसके एक्सेप्शन जरूर आते हैं। तो चलते हैं इसके भी एक्सेप्शन की तरफ। अगर आप किसी को किराए पे प्रॉपर्टी दे रहे हो, किराएदार गरीब चंद हो जाए, फकीर चंद हो जाए, वो आपको किराया ना दे पाए, अगर आप किसी को किराए पे कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो, किराएदार फकीर चंद गरीब चंद हो जाए, तो वहाँ पे आप उससे प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। तब आप उससे प्रॉपर्टी ले सकते हो क्योंकि आपको उसको मिलने वाला जो किराया है वो बंद हो गया। इफ़ अ लैंडलॉर्ड लीज हिज प्रॉपर्टी
ही कैन इम्पोज अ कंडीशन ऑन द लेसी, लेसी पे आप ऐसी कंडीशन लगा सकते हो, किराएदार पे ऐसी कंडीशन लगा सकते हो दैट द लेसी बिकम इंसॉल्वेंट, लेसी अगर गरीब चंद फकीर चंद हो जाए तो लीज कम टू द एंड, और फिर ये लीज खत्म हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी में आ जाएगी। मतलब आप नॉर्मली नहीं लगा सकते लेकिन लीज के केस में आप लगा सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेक्शन 6 पढ़ लिया, सेक्शन 10 पढ़ लिया, सेक्शन 11 पढ़ लिया एंड सेक्शन 12 पढ़ लिया। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिया और सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो गाइस उसको ज़रूर देखना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 13, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, एक बार मैं देख लूँ इसका एग्जाम्पल है क्या, ठीक है। अब ध्यान से सुना, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करते हैं जो कि अनबॉर्न पर्सन है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होगा, एक सेकेंड, नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को वैसे ओरली समझाती हूँ, ठीक है। एक लड़के ने लड़की से शादी की, एक लड़के ने लड़की से शादी की, तो क्या हुआ, एक लड़का था राहुल नाम का, एक लड़का था राहुल नाम का, उस लड़के ने शादी की किससे, स्वीटी से। राहुल ने शादी की स्वीटी से, राहुल ने शादी की स्वीटी से, और दोनों ने शादी करके कहाँ शादी की, दोनों ने मुंबई में शादी की, दोनों ने मुंबई में शादी की, और दोनों शादी के बाद गए मनाली। मनाली घूम के आने के बाद स्वीटी माँ बनने वाली थी। मनाली घूम के आने के बाद स्वीटी कैसे हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। और स्वीटी को बच्चा होने वाला था। अब क्या हुआ, राहुल को शक हुआ कि स्वीटी जो है ना, स्वीटी वो लड़की सही नहीं है, और राहुल को सोच सोच के सर में दर्द होने लगा और राहुल की तबीयत खराब हो गई। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने राहुल को बोला कि राहुल तुम सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हो, तुम सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हो, ठीक है। मतलब राहुल की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया। अब क्या हुआ, राहुल के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी, तो राहुल ने वो प्रॉपर्टी स्वीटी को ट्रांसफ़र नहीं करनी थी। राहुल को ऐसा लगता था कि अगर उसकी प्रॉपर्टी स्वीटी के पास चल जाएगी तो स्वीटी उस पैसे को बर्बाद कर देगी, लेकिन उसको ये यकीन था कि स्वीटी को जो बच्चा होगा ना, वो बच्चा बड़ा अच्छा होगा, बच्चा हमेशा उस प्रॉपर्टी को संभाल के रखेगा। तो राहुल क्या उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या राहुल उस बच्चे को डायरेक्ट मतलब सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकता है। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, सारा केस ध्यान से सुनना कि राहुल ने शादी की स्वीटी से, राहुल ने शादी की स्वीटी से, मुंबई में शादी की, दोनों गए मनाली, ठीक है ना, मनाली गए, और जब आए तो स्वीटी माँ बनने वाली थी। जब माँ बनने वाली थी तो राहुल को स्वीटी पे कुछ शक हुआ और सोच के उसकी तबीयत खराब हुई। जब राहुल ने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने उसको बोला कि राहुल तुम सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हो। राहुल को अपनी सारी प्रॉपर्टी स्वीटी को नहीं देके उस बच्चे को दे दी। तो राहुल उस बच्चे को वो प्रॉपर्टी दे सकता है या नहीं दे सकता, राहुल डायरेक्टली उस बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। राहुल बीच में एक ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, उस ट्रस्टी को वो प्रॉपर्टी दी जाएगी। राहुल उस एक ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, मान लो उसने एक ट्रस्टी अपॉइंट किया राजू, ठीक है, तो राजू को एज अ ट्रस्टी वो प्रॉपर्टी देगा। अब क्या हुआ, अब प्रॉपर्टी उसने किसको दे दी, राजू को। अब जैसे ही वो बच्चा हो जाएगा, जैसे ही वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको वो सारी प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफ़र कर देगा, राजू ट्रांसफ़र कर देगा। वापस बता देती हूँ, राहुल क्या करेगा, ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। ट्रस्टी कौन था, राजू था, ट्रस्टी अपॉइंट किया, और जब तक राजू एंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को तो ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम पे हो जाएगी। समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया कि एक पर्सन अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन
लेकिन बीच में ट्रस्टी होगा, और ट्रस्टी कब होगा? जब तक वो चाइल्ड बॉर्न नहीं होता। अगर वो चाइल्ड बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी उस चाइल्ड को चली जाएगी। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक सब मजे में चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊँ, वो बच्चा माँ के पेट में होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो बच्चा अनबॉर्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा हुआ ही नहीं, ठीक है। बच्चा अनबॉर्न है लेकिन वो माँ के पेट में जरूर होना चाहिए। समझ में आया? तो एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। आपको दिख रहा है सेक्शन कंटिन्यू चल रहा है, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, अब सेक्शन 13, ठीक है। तो सेक्शन 13 किसका है? ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो सेक्शन 13 पढ़ते हैं। In general, the transfer of property act cover only inter-virus transfer, ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। जनरली यही होता है कि दो लिविंग पर्सन्स के बीच में ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। कोई भी विल वाली चीज वगैरह ट्रांसफर नहीं होती, वो किस में जाती है? सक्सेशन एक्ट में जाती है। तो ये दो लिविंग पर्सन के बीच में ही जनरली ट्रांसफर होता है। Section 13 lay down that the property can be transferred to unborn child through trust. सेक्शन 13 ये बोलता है कि आप किसी भी अनबॉर्न बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगी। बीच में क्या होगा? एक ट्रस्टी होगा, ट्रस्ट के थ्रू होगी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर। नेक्स्ट, टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई इफ अ प्रॉपर्टी इज गिविंग टू अनबॉर्न पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 13। सेक्शन 13 से बहुत सारी केस स्टडीज बन के आती है। इससे और क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि बच्चा मर गया तो क्या होगा, वो भी मैं सब बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इतना याद रख लेना, जर्नली लिविंग पर्सन के बीच में होता है, लेकिन अनबॉर्न चाइल्ड के केस में हो सकता है ट्रांसफर, लेकिन थ्रू ट्रस्ट होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोलता है मैं इस हाथ से मना नहीं करता, मैं इस हाथ से मना करूं, चाहे इस हाथ से मना करे चाहे इस हाथ से मना करे, मना तो वही कर रहा है, क्योंकि बच्चे को तो प्रॉपर्टी जब मिलेगी ना, जब बच्चा पैदा होगा, तो लिविंग में आएगा तभी तो होगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ने डायरेक्टली मना ना करके इनडायरेक्टली मना किया है। उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि अनबॉर्न के बीच में ट्रांसफर हो नहीं सकता, उसने बोला हो सकता है लेकिन ट्रस्ट के बीच में, और वो प्रॉपर्टी बच्चे को जब ही मिलेगी जब बच्चा पैदा होगा। तो इसका मतलब, मेरी बात सुन रहे हो, तो बच्चा लिविंग में आई तो गया, तो उसने डायरेक्टली इस हाथ से ना मना करके इस हाथ से मना किया। टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई इफ प्रॉपर्टी इज गिविंग टू अनबॉर्न पर्सन, ठीक है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला, इट शुड बी प्रिसीडेड बाय द लाइफ एक्सटेट इन केस इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन के केस में, मतलब लिविंग पर्सन को लाइफ एक्सटेट दिया है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक तुम इस प्रॉपर्टी में रह सकते हो, प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। मतलब जो हमारा राजू था, ट्रस्टी था, वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है कब तक? जब तक बच्चा पैदा नहीं होता। अच्छा, पता है ये कैसे होता है? कई बार ऐसा होता है कि दादा दादी जी अपने बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को ट्रांसफर ना करके डायरेक्टली प्रॉपर्टी अपने पोता पोती को करते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि जब तक मेरा बेटा जिंदा है वो उस प्रॉपर्टी में रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी मिलेगी मेरे पोते को। तो ये हो गया कि पोता भी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पोते को ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसा भी, मतलब हम लोग रियल में ऐसे केसेस देखते हैं कि दादा को जब पोता होने वाला होता है, उसकी बहू जब माँ बनने वाली होती है, तो वो दादा उसी टाइम प्रॉपर्टी पोते को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन ये बोलता है कि जब तक मेरा बेटा जिंदा है वो उस प्रॉपर्टी में रहेगा। तो बेटा क्या हुआ? ट्रस्टी हुआ। बेटे को प्रॉपर्टी मिली नहीं, बेटा एज अ ट्रस्टी हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी किसको मिली? प्रॉपर्टी मिली अपने पोते को। It should comprise that the whole of the remaining interest of the transfer, so that there can no further interest in favor of other। मतलब ये डायरेक्टली किसको मिलेगा? अनबॉर्न चाइल्ड को मिलेगा। वो पर्सन जो कि ट्रस्टी है वो उसमें रह सकता है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता। देखो यही लैंग्वेज लिखी हुई है, ध्यान से सुना। इट शुड कंप्राइजेस द होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर, ठीक है, ट्रांसफरर का खत्म हो जाता है इंटरेस्ट में, सो दैट देयर इज नो फर्दर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अदर। किसी और का भी इंटरेस्ट नहीं रहता, वो डायरेक्टली सिर्फ अनबॉर्न चाइल्ड को ही मिलता है। प्री रिक्वेस्टर्स क्या है? ध्यान से सुना। नो डायरेक्ट ट्रांसफर। जो हमारा जो क्या था, राहुल था, हमारा जो राहुल था
उसने डायरेक्टली ना ट्रांसफर करके राजू को एज अ ट्रस्टी बनाया। राहुल ने डायरेक्टली अपने बच्चे को ट्रांसफर ना करके बीच की दीवार राजू बनाई, ट्रस्टी बनाया। ठीक है, ट्रस्टी के थ्रू वो किसके पास गया, दूसरे के पास गया। जैसे कि विराट कोहली को बच्चा हुआ, अनुष्का को बच्चा हुआ, तो विराट कोहली अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम पे कर सकता था, लेकिन वो बीच में किसी को ट्रस्टी रखेगा, किसी को भी रख सकता है, धोनी को रख सकता है, किसी को भी रख सकता है। तो वो धोनी क्या हुआ, वो ट्रस्टी हुआ, और वो बच्चा क्या हुआ, अभी अनबॉर्न है, चाइल्ड पैदा नहीं हुआ है, जब पैदा होगा तो वो ट्रस्टी उसको ट्रांसफर। तो इस केस में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। नेक्स्ट, प्रायर इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, enjoy until unborn person come into existence। ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा कब तक, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ऐसा नहीं हो कि बच्चा हो ही नहीं, बच्चा माँ के पेट में होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस होना चाहिए अनबॉर्न चाइल्ड का, भले ही वो पैदा नहीं हो लेकिन होना तो चाहिए कम से कम। इमीडिएट ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन एज सुन एज ही कम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 3 डेज में देखता है वो लात मारता है, उए करता है, वो उए करे चाहे नहीं करे, लेकिन बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो रोए चाहे नहीं रोए, वो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हमने 4 इसकी क्या पढ़े, कंडीशंस पढ़ी, प्री रिक्वेस्ट्स पढ़ी। पहला क्या है, कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। दूसरा, प्रायर इंटरेस्ट, ट्रस्टी जो है उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, उसको रह सकता है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता। एग्जिस्टेंस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड मतलब वो बच्चा एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट, इमीडिएट ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन एज सुन एज ही कम टू इनटू एग्जिस्ट। जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको हैंड टू हैंड वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। एब्सोल्यूट ओनर कौन बनेगा, वो बच्चा ही बनेगा। तो अनबॉर्न चाइल्ड बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट ओनर तो वो बच्चा ही बनेगा, तो अनबॉर्न चाइल्ड बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखते हैं। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर। ठीक है, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जिसका वो मालिक था, किसको ट्रांसफर की, टू बी इन ट्रस्ट ऑफ फॉर ए ऑफ हिज इंटेंटेड वाई सक्सेसफुली फॉर हिज लाइफ। मतलब ए ने बोला कि बी मैं तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ एज अ ट्रस्ट। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी कब तक तेरी बीबी को मिलेगी, जब तक तेरी बीबी है जिंदा। ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ अगर मेरी मर जाती है, वो बीबी मर जाती है, फॉर द एल्डेस्ट सन, फिर उसके बेटे को मिलेगी, बेटे के बाद लास्ट में उसके सेकंड बेटे को मिलेगी। तो आप लोग सिर्फ ये एग्जाम्पल पे मत जाओ, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा सा ज़्यादा घुमा रहा है। ए ने अपने बेटे को ट्रांसफर की, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, और बोला जब तक तू और तेरी बीबी जिंदा है तब तक तू रहेगा, उसके बाद किसको मिलेगी, उसके बाद तेरे बड़े बेटे को मिलेगी, बड़े बेटे के बाद दूसरा सेकंड जो बच्चा होगा उसको एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपना एग्जांपल भी बना सकते हो जो मैंने आपको बताया था, सिंपल। ठीक है, तो सेक्शन 13 कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 13 ये बोलता है कि कोई भी अनबॉर्न चाइल्ड जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, क्या उसके नाम पे भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लग सकता है? तो यस लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर होगा। दूसरी कंडीशन है वो बच्चा पैदा हो जाना चाहिए, वो बच्चा कम इनटू एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि वो बच्चा पैदा हो जाना चाहिए, तो बता दिया मैंने। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि जो ट्रस्टी है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। यही पढ़ी थी हमने। ठीक है, और हमने लास्ट पढ़ी थी इमीडिएट ट्रांसफर। जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा उसको इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगी, और एब्सोल्यूट ओनर वही बच्चा बन जाएगा। गाइस यहाँ पे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, 2 बार देखना, आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर बच्चा माँ के पेट में ही मर जाए तो, अगर बच्चा पैदा ही नहीं हो पाए तो, अगर बच्चा होए नहीं तो, अगर बच्चा होएगा ही नहीं, अगर बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, कम इनटू एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया, तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी। जैसे कि जो हमारा राहुल था, राहुल ने ट्रस्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की,
राजू को ट्रांसफर की, राहुल ने अपने ट्रस्टी राजू को ट्रांसफर की। अब राजू क्या होगा, बच्चे को ट्रांसफर कर देगा। अब क्या हुआ, दो कंडीशन हो सकती है, अगर बच्चा मर जाए तो, अगर बच्चा मर जाएगा तो वो प्रॉपर्टी वापस किसके पास चल जाएगी, राहुल के पास चली जाएगी, मतलब वो रिवर्ट बैक हो जाएगी, वो जो ट्रांसफर है वो कैंसिल हो जाएगा और वापस प्रॉपर्टी किसके पास चल जाएगी, जिसकी वो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी हमारे राहुल की थी तो राहुल के पास दोबारा चल जाएगी। दूसरा चीज हो सकता है अगर ट्रस्टी मर जाए तो, अगर राहुल की जो बीवी थी उसको गुस्सा आ जाए राजू पे और वो ट्रस्टी को ही मार दे, बीच के ट्रस्टी को ही मार दे, तो बीच का अगर ट्रस्टी मर जाता है तो नया ट्रस्टी अपॉइंट हो जाएगा। दोनों कंडीशन आई थिंक समझ में आई होगी। ट्रस्टी मर जाए तो नया ट्रस्टी अपॉइंट हो जाएगा, और अगर बच्चा ही मर जाए तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को रिवर्ट बैक कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शन पढ़े, सेक्शन 6, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 30। 5 सेक्शन हो चुके हैं और बड़े ही मजेदार सेक्शन है, इनमें से किसी में से भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा। और मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको सेक्शंस के क्वेश्चन करना आ जाने चाहिए। अब आ जाता है रूल्स अगेंस्ट परपेचुअलिटी, सेक्शन 40। रूल्स अगेंस्ट परपेचुअलिटी मतलब क्या होता है, आपने ना कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन, मतलब सेक्शन क्या, एक फीचर पढ़ा था कंपनी का, क्या पढ़ा था, एक कंपनी का फीचर पढ़ा था कि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी चलती रहती, चाहे उसके मेंबर्स आए चाहे नहीं आए। ठीक है, मेंबर्स मर जाएंगे, नए मेंबर्स आ जाएंगे, डायरेक्टर्स खत्म हो गए, नए डायरेक्टर्स आ जाएंगे। कंपनी की लाइफ परपेचुअल होती है, कंपनी मेंबर आते हैं जाते हैं, मेंबर्स में कम गो आउट, बट कंपनीज कम गोज फॉर एवर। ठीक है, मतलब कंपनी हमेशा चलती ही रहती है, कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी की लाइफ परपेचुअल है, ये हमने पढ़ा था। अब परपेचुअलिटी से रूल्स कौन से अगेंस्ट हुए, ध्यान से सुनना। क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी दादा के पास थी, दादा ने किस पर, दादा के पास थी मतलब ग्रैंडफादर के पास थी। ठीक है, ग्रैंडफादर ने ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर होते ना, हाँ, तो ग्रेट ग्रैंडफादर के पास थी, परदादा के पास थी, परदादा ने हमारे दादा को दी मतलब ग्रैंडफादर को दी, फिर ग्रैंडफादर ने किसको दी, पापा को दी मतलब फादर को दी। अब पापा किसको देंगे, हमको देंगे, और हम किसको देंगे, आने वाले बच्चों को देंगे। मतलब एक प्रॉपर्टी एक इंसान के पास हमेशा नहीं रहती, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती रहती है, ओनर चेंज होते रहते हैं। एक बात तो ये हुई। आपको पता है, आप जिस घर में रह रहे हो, अगर आपने उसकी रजिस्ट्री करा रखी है, आपने उसकी रजिस्ट्री करा रखी, तो रजिस्ट्री पे भी साफ लिखा होता है कि वो रजिस्ट्री 100 साल के लिए वैलिड है। 100 ईयर्स के लिए कोई भी रजिस्ट्री वैलिड होती है, उसके बाद क्या होता है, आपको री रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, या तो दोबारा रजिस्ट्री कराओ या फिर वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट के हक में आ जाती है। मतलब जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो ना, वो भी सिर्फ 100 साल के लिए आपको मिलती है, उसके बाद आप उसको री रजिस्टर कराओ, वरना क्या हो जाएगी, वो गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब कोई भी प्रॉपर्टी एक बार रजिस्टर कराने के बाद आपके पास हमेशा नहीं रहती, वो 100 साल के लिए वैलिड होता है। समझ में आई? अब क्या हुआ, ऐसा होता नहीं है रियल में केस, क्योंकि क्या होता है, हम 100 साल से पहले तो क्या होता है, दूसरा ओनर आ जाता है, जब दूसरा ओनर आ जाता है तो फिर दोबारा 100 साल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा बहुत कम केसेस में हुआ कि एक ही प्रॉपर्टी पे एक ही नाम से 100 साल से चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो उनको दोबारा री रजिस्टर कराना पड़ता है, नोटिस वगैरह उनके पास गवर्नमेंट से आ जाते हैं। ठीक है, RTO से आ जाते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस से आ जाते हैं। अब क्या हुआ, हम हम क्या करते हैं, दोबारा किसी ना किसी को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या होगा, कोई भी प्रॉपर्टी परपेचुअल एक इंसान के पास नहीं रहती, और यही रूल है, रूल अगेंस्ट परपेचुअलिटी का मतलब होता है एक के पास रहना, और रूल्स अगेंस्ट परपेचुअलिटी का मतलब एक के पास नहीं रहेगी। चलते सेक्शन 40। प्रॉपर्टीज बाय नेचर मस्ट बी ट्रांसफरेबल। प्रॉपर्टी चीज ही ऐसी है जिसको ट्रांसफर करा जाता है, उसको बार बार ट्रांसफर करो। इफ अ पर्सन वांट टू रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी, लेकिन अगर किसी ने ट्रांसफर को रोका ऑफ द प्रॉपर्टी, देन इट इज
पॉसिबल ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी बेचने से मना करते हो, जैसे दादाजी होते हैं, बोलते हैं मेरा पुराना घर है मैं नहीं बेचूंगा, किसी को नहीं बेचूंगा, दादाजी ऐसे बोलते रहते हैं। अब दादाजी ऐसे बोलते हैं तो वो दादाजी कितने साल तक बोल सकते हैं? सिर्फ 100 साल तक। 100 साल के बाद नहीं बोल सकते, लेकिन 100 साल तक आजकल कोई जिंदा ही नहीं रहता, तो फिर वही बात हो जाती है कि ट्रांसफर हो ही जाती है। तो आप किसी को भी ट्रांसफर करने से एक लिमिटेड पीरियड तक रोक सकते हैं। अगर वो खुद ओनर है ना, तो ओनर भी लिमिटेड पीरियड तक ही रोक सकता है, ठीक है। ऑल लाइफ इंटरेस्ट होल्डर मस्ट बी लिविंग पर्सन एंड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब जिस दिन भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, जैसे दादाजी ने पापा को दी और पापा ने हमको दी, तो जब भी ये ट्रांसफर होगी तो दोनों पार्टी, दादाजी और पापा, जिंदा होने चाहिए, लिविंग पर्सन होने चाहिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है अंडर द विल कौन सी प्रॉपर्टी जाती है? इंडियन सक्सेशन एक्ट में जाती है, ठीक है। तो ऑल द लिविंग इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट होल्डर मस्ट बी लिविंग ऑन द डेट ऑफ, मतलब जिस दिन वो प्रॉपर्टी दादाजी पापा को देंगे, तो जिस दिन इस हाथ से प्रॉपर्टी इस हाथ में जाएगी, तो ये दोनों हाथ जिंदा होने चाहिए, ठीक है, लिविंग पर्सन होने चाहिए। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होल्डर मस्ट बॉर्न बिफोर द डेथ ऑफ लाइफ इंटरेस्ट। मतलब अगर पापा को ट्रांसफर कर रहा है तो वो पापा पैदा हो जाने चाहिए। मतलब अगर दादाजी पापा को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, एब्सोल्यूटली पापा को हमेशा के लिए उसका उत्तराधिकारी बना रहे हैं, उसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो वो पर्सन पैदा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वापस बता देती हूँ, जर्नली प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है, लेकिन इफ द पर्सन वांट टू रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी, अगर कोई इंसान उसको रोकता है, देन इट इज पॉसिबल ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली, ठीक है। और अगर आप ट्रांसफर करते हो तो लाइफ इंटरेस्ट होल्डर मस्ट बी लिविंग डेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और जिस दिन आप जिसको उत्तराधिकारी बना रहे हो वो पैदा हो जाना चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी पोस्टपोन्ड अप टू द माइनॉरिटी ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होल्डर। ऐसा हो सकता है कि कई बच्चों के पेरेंट्स क्या होते हैं कि बहुत छोटी एज में डेथ हो जाती है, कई बच्चों के पेरेंट्स की बहुत छोटी एज में डेथ हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको बीच में क्या होता है, ट्रस्टी रखना पड़ता है, एक गार्जियन रखना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, तो वो प्रॉपर्टी गार्जियन के हाथ में जाती है। और जब वो बच्चा 18 साल के बाद हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चल जाती है? किसके पास चल जाएगी? उसके पेरेंट्स, जो बच्चा है उसके पास चल जाएगी। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी पोस्टपोन, आप पोस्टपोन कर सकते हो, कैन बी पोस्टपोन, जरूरी नहीं है कि करो। क्योंकि देखो अभी हम लोग एक केस पढ़ के आए थे कि माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, और हम लोगों ने अभी पहले भी एक चीज पढ़ी थी कि माइनर ट्रांसफर ही भी हो सकता है, मतलब माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। और हमने अभी सेक्शन 13 भी पढ़ा कि माइनर जैसे पैदा होगा, मतलब एक अनबॉर्न बच्चा जब पैदा होगा तो माइनर ही होगा, तो पैदा होते ही उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, हमेशा करोगे या नहीं करोगे ये जरूरी नहीं है, तो पोस्टपोन कर सकते हो जब तक वो माइनर है। एग्जाम्पल देखो, ट्रांसफर में बी मेड टू ए फॉर लाइफ, मतलब एक ट्रांसफर किया गया है कि ए को, कि ए जब तक जिंदा है वो रहे, देन बी जब तक जिंदा है वो रहे, फिर सी जाए, सो ऑन एंड प्रोवाइड ए एंड बी आर लिविंग पर्सन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। वही बात मैंने बताई आप लोगों को, बस यहाँ पे एग्जाम्पल है, ध्यान से सुना, मैंने यही तो बोला। ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादाजी ने प्रॉपर्टी किसको दी? दादा को दी। परदादाजी ने प्रॉपर्टी किसको दी? दादा को दी। तो दादा लिविंग पर्सन होने चाहिए, ठीक है। जब दादा ने पापा को दी तो पापा भी क्या होने चाहिए? लिविंग पर्सन होने चाहिए। और जब पापा ने हमको दी तो हम भी क्या होने चाहिए? लिविंग पर्सन होने चाहिए। तो यही तो बात मैं बोल रही हूँ, ए ने ट्रांसफर की प्रॉपर्टी टू ए, मतलब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होगी टू ए, मतलब ए को ट्रांसफर हुई फॉर लाइफ। ये ए है ना, वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ए हटा देने, ये सिंपल इंग्लिश का ये है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जो ए को मिली, फिर बी को मिली, फिर सी को मिली, और फिर ए और बी और सी क्या होने चाहिए? लिविंग पर्सन होने चाहिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 14 पढ़ा। सेक्शन 14 ये बोलता है रूल्स अगेंस्ट परपैक्चुअलिटी। रूल्स अगेंस्ट परपैक्चुअलिटी ये बोलता है कि परपैक्चुअल कोई भी प्रॉपर्टी एक पर्सन के बारे में नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को रेस्ट्रिक्ट लगाते हो तो एक लिमिटेड पीरियड तक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप रजिस्टर्ड भी कराते हो अपने नाम पे
तो वो 100 साल के लिए रजिस्ट्री होगी। मेरे पे बिलीव नहीं है तो अपने घर के प्रॉपर्टी के कागज निकाल के देख लेना। तो आप लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। कोई भी प्रॉपर्टी एक पर्सन के पास हमेशा नहीं रह सकती, वो ट्रांसफ़र होती ही होती है, ठीक है। और जब ट्रांसफ़र होगी तो वो सारे जो होने चाहिए, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है वो लिविंग पर्सन होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर रहे हो, परमानेंटली किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो वो पर्सन अगर माइनर है तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो थ्रू गार्जियन, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये था हमारा सेक्शन 14, सिंपल और सीधा सा। सेक्शन 13 पढ़ा था अनबॉर्न का, और सेक्शन 14 पढ़ा है रूल्स अगेन परपेचुअलिटी। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला था कि हर किसी चीज का जिसका सेक्शन बना है उसका एक्सेप्शन भी बना होगा, जिसका सेक्शन बना है उसका एक्सेप्शन भी बना होगा। तो सेक्शन 14 का एक्सेप्शन है सेक्शन 18 का, सेक्शन 14 का एक्सेप्शन है सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 14 तो बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी परपेचुअल तक एक जगह नहीं रह सकती। लेकिन सेक्शन 18 क्या बोलता है? When the transfer of property is benefit of the public in the advancement of reason, knowledge, commerce, health, safety और any other object beneficial of mankind। ये जो हमारे यहाँ पे जयपुर में लाल किला बोलो सॉरी आमेर बना हुआ है, या फिर हमारा जो रेड फोर्ट बना हुआ है दिल्ली में, ठीक है, या फिर हमारा जो कुछ भी बना हुआ है, मतलब जो पुरानी चीज़ें, जो धार्मिक चीज़ें, वो ट्रांसफरेबल नहीं होती, वो परपेचुअल चलती रहती है, परपेचुअल चलती रहती है। वो सरकार के नाम पे वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, सालों से चल रही है, 100 साल से भी ऊपर से वो चल रही है। उसको रीट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको री रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। तो वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी है? बेनिफिट। अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो जो रिलीजियन, नॉलेज, कॉमर्स, आर्ट और ये सब कुछ दे रही है, जैसे कि कोई भी क्लब वगैरह हो गया, ठीक है, कोई भी है ना गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह हो गए, वो सारे क्या होंगे? परपेचुअलिटी चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। उसको आपको री रजिस्टर या री ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। अब क्या हुआ? अगर पापा ने प्रॉपर्टी किसको दी? बेटे को दी। पापा ने प्रॉपर्टी बेटे को दी। अब ध्यान से सुनना, वो प्रॉपर्टी पापा के नाम पे नहीं थी, पापा ऑलरेडी किसी को बेच चुके थे। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो कि उसके नाम पे नहीं थी, आपको पता है आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बंटी एंड बबली, देखी क्या? देखिए, बड़ी मस्त है, ठीक है, किसकी? अभिषेक बच्चन की और रानी मुखर्जी की, ठीक है। और मूवीज़ देखा करो, मूवीज़ से बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो आप लोगों ने देखा था कि अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने एक बाहर से पर्सन आया था, ठीक है, एक अंग्रेज था, वो आया था, उसको ताजमहल ही बेच दिया, उसको ताजमहल ही बेच दिया। क्या उनके नाम पे ताजमहल था? क्या अभिषेक बच्चन या रानी मुखर्जी के नाम पे ताजमहल था? लेकिन फिर भी उसने उनको बेच दिया झूठे कागज बनवा के। तो बाद में ये पता चलता है कि ये ताजमहल तो क्या है, गवर्नमेंट का है, और ये किसी कोई बेच नहीं सकता। अब क्या हुआ? रानी मुखर्जी ने उसको बेच दिया ताजमहल, जो वो ऑफिसर बन के आई थी उसने उसको बेच दिया। अब ताजमहल तो बिक गया, ताजमहल बिक गया, फिर भी उस अंग्रेज को नहीं मिला। तो अगर कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसका ओनर ही नकली है, जिसका ओनर ही क्या है, फेक है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस प्रॉपर्टी में, तो आपको क्या इंटरेस्ट देगा वो? अगर उस पर्सन का ही उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको क्या देगा? तो यही चीज़ हमारा ये बोलता है, व्हेन प्रायर इंटरेस्ट फेल। अगर आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है सेक्शन 13 में और सेक्शन 14 में, सेक्शन 13 क्या बोलता है? अनबॉर्न चाइल्ड। सेक्शन 14 क्या बोलता है? परपेचुअलिटी से प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट विल ऑल्सो फेल। अगर कोई फादर ने अपने बेटे को ऐसी प्रॉपर्टी जो दी जो पापा ऑलरेडी बेच चुके हैं और वो उसके नाम पे ही नहीं है, तो बेटे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले उसके अच्छे से पेपर्स चेक कर लिए जाए, सारी जांच पड़ताल कर ली जाए। अगर आप ऐसे केसेस में फंस जाते हो तो आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती, फिर केस चलता रहता है और तारीख पे तारीख मिलती रहती है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि इंडिया में इतने सारे केसेस पेंडिंग है। अगर पुराने केसेस भी सॉल्व किए जाए ना, अगर नए केसेस ना लेके सिर्फ पुराने केसेस सॉल्व किए जाए तो 100 साल लग जाएंगे, ठीक है, 100 साल लग जाएंगे डिसीजन आते रहते। समझ में आया? तो वही तारीख पे तारीख चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम करो तो बड़े ही ध्यान से करो।
यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोगों ने सेक्शन 6 पढ़ा, सेक्शन 10 पढ़ा, सेक्शन 11 पढ़ा, सेक्शन 12 पढ़ा, सेक्शन 13 पढ़ा, सेक्शन 14 पढ़ा और सेक्शन 14 का एक्सेप्शन पढ़ा सेक्शन 18 में, ठीक है। अब हम लोगों ने एक अलग से एक नोट पढ़ लिया कि अगर आपका प्रायर इंटरेस्ट ही बेकार है, जिसने आपको प्रॉपर्टी दी वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं है, तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट विल ऑल्सो फेल। अब आ जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। सेक्शन 17 एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम क्या बोलता है, पढ़ते एक बार। It does not allow accumulation of income from the land for the unlimited period without the income being enjoyed by the owner of the property। आप कोई भी प्रॉपर्टी की इनकम को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। इट डज नॉट अलाउ, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, इट डज नॉट अलाउ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड। किसी भी प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम को आप एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा नहीं कर सकते अनलिमिटेड पीरियड के लिए, विदाउट द इनकम बीइंग एंजॉय बाय द ओनर। उस प्रॉपर्टी की इनकम को एंजॉय भी करना चाहिए। ये क्या हो गया यार, हाँ तो अरे यार एक से तो उस प्रॉपर्टी की इनकम को हम लोग एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। ओनर उस प्रॉपर्टी की इनकम को एंजॉय भी करेगा। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम को अनलिमिटेड पीरियड तक क्या नहीं कर सकते, एक्यूमुलेटेड नहीं कर सकते, उसको आपको एंजॉय भी करना पड़ेगा। द लॉ अलाउ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम फॉर सर्टेन पीरियड ओनली। एक लिमिटेड पीरियड तक ही आप एक इनकम को एक्यूमुलेट कर सकते हो। द पीरियड फॉर विच सच एक्यूमुलेशन इज वैलिड, कब तक आप एक पीरियड, लाइफ ऑफ द ट्रांसफर। ध्यान से सुनना, एक बंदा ने प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी, एक बंदे ने प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी और वो लीज का रेंट खाता रहा। ध्यान से सुनना, आपको पता है अगर आप किसी को प्रॉपर्टी क्या करते हो, किराए पे देते हो। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी किराए पे देते हो तो किराएदार अगर 20 साल तक किराया देता रहे, अगर कोई किराएदार 20 साल तक लगातार आपको किराया देता रहे तो वो भी प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है और वो भी क्लेम कर सकता है उस प्रॉपर्टी के अंदर। समझ में आया? किराएदार अगर 20 साल तक लगातार प्रॉपर्टी पे अगर रेंट दे रहा है तो आपको पता है तभी तो हम लोग क्या करते हैं, हर साल क्या होता है, लीज डीड को रिन्यू कराते हैं। आप लोगों ने सुना होगा 11 मंथ्स की लीज डीड बनती है, 11 महीने का किरायानामा बनता है और उसको क्या कराना पड़ता है, हर साल हमको क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू कराओगे तो क्या होगा, वो फिर नया वो क्या होगा, नया टेनेंट बन जाएगा, नया लेसी बन जाएगा। तो ऐसे ही ये बोल रहा है कि एक प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम आप कब तक एक्यूमुलेटेड कर सकते हो, कब तक उसको जोड़ के रख सकते हो। तो कब तक जोड़ के रख सकते हो, जब तक आप खुद जिंदा हो। जब तक खुद जिंदा हो तो लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब एक बूढ़े अंकल ने मिस्टर गुप्ता ने अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी दी है तो वो बूढ़ा अंकल कब तक रख सकता है उस प्रॉपर्टी का रेंट, जब तक वो खुद जिंदा है। ऑब्वियसली ऊपर थोड़ी लेके जाएगा, ऐसे थोड़ी बोलेगा मैं ऊपर जा रहा हूँ फिर वहां से आऊंगा और गाना गाऊंगा, गुमनाम है कोई, और फिर मेरे को रेंट देना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप एक प्रॉपर्टी की इनकम को कब तक एक्यूमुलेटेड कर सकते हो, जब तक आप खुद जिंदा हो। 18 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, वही मैंने बोला था कि 20 साल तक आप लोग क्या कर सकते हैं, एक किराएदार देता है उसके बाद वो भी खुद ओनर क्लेम करना कर सकता है। तो 18 ईयर्स हो गया। अच्छा, अगर आप किसी को 18 साल तक प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हो और हर साल रिन्यू करा रहे हो तो वो 18 ईयर्स नहीं काउंट होंगे, वो 1 ईयर ही काउंट होगा, क्योंकि वो हर साल रिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो वो नया एग्रीमेंट बनता है और पुराना फाड़ दिया जाता है और ये माना जाता है कि आप पिछले साल ही आए हो उस प्रॉपर्टी। इसलिए बोलते हैं कि जो लीज डीड होती है उसको रिन्यू कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो या तो लाइफ इंटरेस्ट या फिर 18 ईयर, जो भी जल्दी होगा, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो वापस पढ़ लेते हैं। एक प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम एक लिमिटेड पीरियड तक ही एक्यूमुलेटेड हो सकती है, ठीक है। एक लिमिटेड पीरियड क्या बताया, जब तक इंसान जिंदा है या फिर 18 साल, विच एवर इज अर्लियर। एनी डायरेक्शन टू एक्यूमुलेटेड इनकम बियॉन्ड द पीरियड, अगर इससे भी ज्यादा आप प्रॉपर्टी से इनकम ले रहे हो और उसको इकट्ठा करके रख रहे हो तो वो वॉइड है। द पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑफ द ट्रांसफर और एनी अदर पर्सन टेकिंग इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, फिर आपको उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है।
प्रपोर्शन फॉर चिल्ड्रन और एनी अदर पर्सन टेकिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर, या फिर अपने बच्चों को दे देना, ठीक है, मतलब या तो खुद किराएदार को वापस दे देना या फिर बच्चों को वापस दे देना। फॉर द प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी में ही दोबारा लगा देना। आपको पता है कोई भी प्रॉपर्टी को अगर हम किराए पे देते हैं, लीज पे देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी में कुछ टूट फूट होती है तो फिर वो भी हमको ही ठीक करानी पड़ती है। तो वही हो गया कि वो पैसा आप मेंटेनेंस में यूज़ कर सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो या फिर अपने डेटर्स वगैरह को दे सकते हो, मतलब अपना उधार चुका सकते हो, ठीक है, अपना उधार चुका सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो या फिर मेंटेनेंस के लिए रख सकते हो। तो गाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था सेक्शन 17, बस ये बोला गया है कि एक लिमिटेड पीरियड तक ही आप एक प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम को एक्यूमुलेटेड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से सबको समझ में आया, और समझ में आया तो यार इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।